सागर मंथन हो रहा था, विष निकल के सामने आ गया। देवता डर गए कि भैया कौन पिए, जो पिए मर जाए। जो असुर थे वो भी डर गए कि भैया हम भी इतने ज़्यादा पापी नहीं है कि जहर पी ले और मर जाए आज ही। सबके सब परेशान। फिर देव तो सभी हैं, लेकिन महादेव सिर्फ एक है। पता है क्यों? When there is a problem, he is there to solve all the problem. उन्होंने कहा कि क्या आया, क्या दिक्कत है? सर विश लाओ हमें दो। He accepted. Whatever is the situation, he is accepting. तुम जैसे हो, तुम भूत हो, तुम प्रेत हो, तुम पिशाच हो, तुम जैसे भी हो तुम मेरे हो। इसलिए उन्हें देवों के देव महादेव कहा जाता है। लाइफ में रिजल्ट सबको चाहिए, लेकिन जब भी विश आता है, जब भी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, दे क्विट। सर हमसे नहीं हो पाएगा। अरे भैया सिलेबस फ्री में दे रहे हैं टैक्स का, पढ़ लो। अरे सर फास्ट ट्रैक दीजिए, शॉर्टकट तरीका बताइए। बेटा याद रखिए, जिंदगी में विश का सामना करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। जीना है अभी आज में। रिजल्ट लाओगे कब? अगर तुम्हें रिजल्ट चाहिए तो तुम्हें सामना करना पड़ेगा हार्डवर्क, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन का। तुम अगर छोड़ते जा रहे हो, सोच रहे हो आज नहीं कल कर लूंगा, कल नहीं परसों कर लूंगा, जिंदगी भी कहेगी बेटा अटेम्प्ट तुम अगला दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पैसे भरते रहना। एग्जाम देने के लिए 3,000 रुपये फीस तुमसे ले ली जाती है। घर वाले कहते हैं चलो पेपर ही तो दे रहा है, ट्यूशन तो लेता नहीं है, खुद से पढ़ता है, बड़ा जीनियस है हमारा बच्चा। अरे भाई तुम अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट क्यों लगा रहे हो? प्रॉब्लम है ना, फेल हो गए ना, पढ़ना चाहते हो ना, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, पढ़ना चाहते हो ना, पढ़ो ना। फिर शॉर्टकट के पीछे क्यों भाग रहे हो? देखो यार, विष पीना पड़ेगा अगर महादेव बनना है तो। प्रॉब्लम लाइफ में आएगी, फेस करना पड़ेगा अगर रिजल्ट चाहिए तो। प्रॉब्लम से भागो मत। प्रॉब्लम आ गई, हाथ जोड़ के हनुमान जी के सामने सुरसा डायन आ गई। सुरसा नाम राक्षसी एका, सुंदरकांड की एक लाइन है। सुरसा डायन आ गई, क्या करें? बोला हे माँ जाने दो, राम काज है। सुरसा डायन बोला नहीं बेटा, कम टू मी, आई वॉन्ट टू वेस्ट योर टाइम। पहले मेरे अंदर जाओ, चलो मेरे साथ मूवी देख के आओ, शॉपिंग करके आओ, बंदी का कॉल आ गया, रात में 4 घंटा बिताओ। हाथ जोड़ लो प्रॉब्लम को। हे माँ राम काज करबे को आतुर। हे माँ मुझे राम काज करना है माँ। खाना है ना, मुझे खा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी करने जाना है चलेंगे, घूमने जाना है चलेंगे, टाइम वेस्ट करना है करेंगे। अभी मेरी पढ़ाई का समय है माँ। ये प्रॉब्लम, आई वॉन्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, प्लीज़ प्लीज़। नतमस्तक हो जाओ, उससे भागो मत। प्रॉब्लम कोई बोलो कि प्लीज़ मुझे काम कर रहा है, प्रॉब्लम मोस्ट वेलकम, बट अभी नहीं, थोड़ा सा काम कर लेने दो, थोड़ी सी मेहनत कर लेने दो, थोड़ा सा ड्रीम है, माँ बाप के कुछ सपने हैं, पूरा कर लेने दो। आई वॉन्ट टू अचीव इट, प्लीज़। बेटा देवता आशीर्वाद अपने आप देते हैं जब तुम समस्याओं को कहते हैं कि मुझे काम करना है। हनुमान जी ने कभी भी किसी से ये नहीं कहा कि मुझे अष्ट सिद्धि नवनिधि दो। वो काम करते गए, आशीर्वाद मिलता गया, काम करते गए, आशीर्वाद मिलता गया। और कलयुग के एकमात्र ऐसे देवता हैं, जीवी देवता, जो इस कलयुग में हैं। क्योंकि देवताओं को भी पता था इस कलयुग को हनुमान जी के अलावा कोई पार नहीं लगा सकता। कहने का मतलब प्रॉब्लम्स आएगा, वेलकम वेलकम, नो इशू। एक बच्चे का मैसेज आया, सर आप पढ़ा बहुत बढ़िया रहे हो, पढ़ने में मज़ा आ रहा है, लेकिन थक जाते हैं सर, रात में वीडियो नहीं देख पाते। देखो थकने तक जो पढ़े, थकने तो जो पढ़े वो 95% कैटेगरी, थकने के बाद भी जो पढ़े वो 5% कैटेगरी। डिसाइड कर लो किस कैटेगरी में तुमको आना है। रिजल्ट लाना है 5% वाली कैटेगरी में आना है। होने दो दर्द, होने दो नींद को, लगने दो भूख, लेकिन कर्म करेंगे हम ऐसा कि ये यूनिवर्स हमारे पीछे दौड़ के आएगा कि हे जनाब बताइए क्या मांगेंगे आप, क्या चाहिए आपको। दुनिया में रिस्पेक्ट तब मिलेगी जब खुद को गला दोगे अपने काम के लिए। दुनिया आके तुम्हारे साथ सेल्फी लेगी, सर बताइए आपके अंदर वो क्या डेडिकेशन था कि थकने के बाद भी आप लेक्चर देखते थे, फिर आपकी ऑल इंडिया रैंक 1 आई, उसके बाद आप पास हो गए, सर ऐसा क्या किया था आपने? बोल देना मैंने अपने गुरु का आशीर्वाद लिया था, गुरु ने कहा तू कर्म कर तू पास होगा, मैंने कर्म किया और आज मैं पास हो गया। ज़िंदगी में अपने गुरु की बात को सुनिए, दुनिया की बातों की नहीं। दुनिया सिर्फ फॉलोवर्स बढ़ाती है, गुरु आपका रिजल्ट आपको ला के देगा। ज़िंदगी में ऊपर उठना है, मेहनत कीजिए, अपने बड़ों का, अपने गुरु का, अपने माँ बाप का आशीर्वाद लीजिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम टच नहीं कर पाएगी। जब भी कोई प्रॉब्लम आए उससे भागिए मत, हाथ जोड़िए और कहिए प्रॉब्लम जी बताइए क्या करना है, मैं तुझे खाना चाहती हूँ, खा लेना, थोड़ा सा काम कर लो उसके बाद खा लेना। दोस्त आएंगे तुम्हारे, बड़ा बदल गया तो सेल्फिश हो गया, बहुत ज़्यादा सीए बन रहा तो नहीं, ऐसे बोलते हैं भोजपुरी में बोलते हैं बहुत बड़का सीए बन गए हो आए,
क्या चाहते हो? मतलब तुम्हारे नाम मोदी जी लेटर लिखेंगे? बोलने तो जिसको जो बोलेगा। तुम्हारे जो रिलेटिव्स है ना, जब तुम एग्जाम देते हो ना, फाउंडेशन क्लियर हुआ, तुम गए थे वो माता रानी के आगे, हे माँ हमारे बच्चे को निकाल दे, और कोई रह जाए तो रह जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे बच्चे को निकलवा, 1.25 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। फिर जब तुम इंटर का एग्जाम देने गए, तब वो वैष्णो देवी गए कि माँ हमारा बच्चा तो निकला नहीं, तुम बाकियों को निकाल रही हो। लग गया उनका श्राप तुम्हें, रह गए तुम। लेकिन जिस दिन तुम्हारे पास डिग्री आएगी ना, उनके बच्चे भी सेल्फी लेने आएंगे, वो भी कहेंगे बेटा हमें तो बचपन से मालूम था कि तुम ही देवता हो, तुम ही कुछ कर जाओगे, तुम ही लाइफ में कुछ बन पाओगे, हमारे बच्चे तो कभी ज़िंदगी में कुछ बन ही नहीं सकते। मैं तो जब भी भगवान के जाता था तुम्हारे लिए ही मांगता था, लेकिन क्या मांगते थे वो कभी नहीं बताएंगे। वो जो तुम्हारी माँ रो रही है ना तुम्हारे पीछे, बस वो जानती है कि कितना प्यार तुमसे करती है। ये जो गुरु तुम्हारे साथ समय बिता रहा है ना, जो हर वक्त अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को साइड करके तुम्हारे लिए खड़ा है। हर प्रोफेशन में डॉक्टर और टीचर सबसे ऊपर होते हैं, क्योंकि एक आपकी जान बनाता है, एक आपका जीवन बनाता है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। ऑलवेज बी विथ योर टीचर, बी ऑलवेज फुल्ली डेडिकेटेड एंड डिसिप्लिन। अपने गुरुजनों का, अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेके चलिए। प्रॉब्लम भी तुमको दुआएं देके जाएगी और कहेगी सदा सफल हनुमान, आगे बढ़ो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। आई एम हेयर गिविंग माई सेवा। आप सभी देवताओं को मेरा प्रणाम है, आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्ते, हाय एंड हेलो। दोस्तों हम कर रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर, और ये फ्री सीरीज फुल डेडिकेटेड, कवरिंग एवरीथिंग। इट्स नॉट अ फास्ट ट्रैक, इट्स नॉट एग्जाम ओरिएंटेड, फुल सीरीज, बट विद इन अ टाइम 80 to 100 आवर्स हम लोग पूरा सिलेबस भी करेंगे। विद इन अ टाइम हम पूरा सिलेबस करेंगे। बस आप लोगों की दुआ चाहिए, सपोर्ट चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, रोज चैनल आइए, वीडियो लेक्चर देखिए। और लेक्चर अपलोड का टाइमिंग पहले 9 बजे था, मैं 7:07 पे लेक्चर अपलोड किया करूँगा, क्योंकि रात के 10 बजे TTS के अंदर मुझे CA ड्रीमर स्टॉक करनी होती है, लाइव डाउट्स लेने होते हैं उन सभी स्टूडेंट्स की जो कि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2 जो भी, उनके लिए भी मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी होती है। ठीक है, तो वो भी मैं कर रहा हूँ साथ के साथ। तो वहाँ पे भी जो भी डाउट्स रह जाए, जो भी प्रॉब्लम्स आए, वहाँ के पूछ सकते हो। और जितने भी दोस्त बुक्स ले रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मेहनत से मैंने बुक बनाई, जिन्होंने नहीं ली लिटरली रिकमेंडेबल। स्टॉक्स खत्म हो जाएगा कुछ दिनों के अंदर, फिर आप बोलेंगे सर नया स्टॉक कब आएगा, एग्ज़ाम आ गए। एग्ज़ाम टाइम में तो आप जरूर मांगेंगे, अभी कर लेंगे, आपका टाइम बचेगा, टाइम से बुक मिल जाएगी, यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिस। और जैसे हाउस प्रॉपर्टी खत्म होगा, मैं टेस्ट भी शेयर करने वाला हूँ। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज देखिए एक क्वेश्चन है आपका, और ये क्वेश्चन है MTP का। MTP का क्वेश्चन है सर, MTP का क्वेश्चन है, MTP 2 का, राइट। एक इतना सा क्वेश्चन है, और मुझे बस इतने पे ध्यान दिलाना है। दिस इज पार्ट ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। मैं एक छोटा सा पार्ट आपके साथ डिस्कस करूँ, आप मुझे बताना आंसर आपको आता है कि नहीं आता। सुनील की बात हो रही है सर, एज इनकी 48 ईयर है, रेसिडेंट है इंडिया के। कह रहे ही ऑक्यूपाइज ग्राउंड फ्लोर, उसके पास एक ग्राउंड फ्लोर है, एंड ही इज लेट आउट द फर्स्ट फ्लोर, उसके पास एक फर्स्ट फ्लोर है। ठीक है, कह रहे हैं कि जो फर्स्ट फ्लोर लेट आउट है, रेजिडेंशियल यूज एट द एनुअल रेंट है सर 2,95,000, और इसमें कोई म्युनिसिपल टैक्स स्टैंडर्ड रेट कुछ भी नहीं बता रखा, डायरेक्ट बोला म्युनिसिपल टैक्सेस 25,000। लेकिन सर 25,000 क्या डायरेक्टली 2,95,000 में से लेस हो जाएगा? बहुत सारे बच्चे एग्जाम के दौरान ये गलती करते हैं। आपको मैंने अभी लास्ट लेक्चर में कॉन्सेप्ट सिखाया था कि इसको दोनों में डिवाइड कर दो, तो सिर्फ 295 में से 12,500 लेस आप करेंगे, आप आंसर तक पहुंचते चले जाएंगे। हमने सीखा था म्युनिसिपल रेंट हो या फिर कोई भी चीज़ हो, उसको बाइफर्केशन करते हुए चलना है। जो भी चीज़ें हैं, आप जैसा म्युनिसिपल टैक्सेस हो गया आपका। सर सेल्फ ऑक्यूपाइड में आपको पता है NAV तक 0 होता है, फिर 24A 0 हो जाता है, और अगर 24B में अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो 30,000 एंड 2 लाख की लिमिट जो होती है वो अप्लाई होती है, राइट। ये चीज़ हमने डिस्कस की थी। ओके, तो उसी चीज़ को आगे कैरी फॉरवर्ड करना है। क्वेश्चन बहुत लंबा है, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही मुझे आपको टॉनिक देना था। नाउ स्टॉप, मतलब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ एग्जाम के क्वेश्चन आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। फिर हमारे पास एक क्वेश्चन है MTP 1 का, क्वेश्चन नंबर 3 है, और 3 का पार्ट B है। मुझे देखना है ये क्वेश्चन आप क्या कर पाओगे। ये आपके टेस्ट का क्वेश्चन होने वाला है, मैं देने वाला हूँ आपको विद इन
जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा नेक्स्ट डे आपको टेस्ट जो है टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आई होप आप लोगों के पास टेलीग्राम ग्रुप का नाम पता है, सी ड्रीमर्स द एवेंजर, जो चैनल के ग्रुप हेडिंग है वही टेलीग्राम ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज्वाइन कर लेना। अगर ना मिल रहा हो तो मुझे व्हाट्सअप कर देना 9354719404 पे, ठीक है। मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, टेस्ट के लिए रेडी हो जाइए, ठीक। क्वेश्चन सर, मिस्टर कुशल अ रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट है बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं है। सर ये चैप्टर अभी आपने हमें पढ़ाया नहीं है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो पढ़ो, देखते हैं हमें हमारा ब्रेन काम करता है कि नहीं। In India, during the assessment year 2024-25, he furnished the following information regarding his income expenditure pertaining to his house properties. House property के बारे में बता रहे हैं, कह रहा है सर he owns 2 house, बल्ले बल्ले है जी, कोई दिक्कत नहीं है। One in न्यूयॉर्क, एक तो न्यूयॉर्क में है सर, एंड अदर जो है वो अहमदाबाद में है, मतलब एक इंडिया में है एक इंडिया के बाहर है, ओके। द हाउस इन न्यूयॉर्क, जो न्यूयॉर्क का जो हाउस है सर, इज लेट आउट, देयर इज अ रेंट ऑफ 5000 पर मंथ एंड इंटायर रेंट इज रिसीव्ड इन इंडिया, कि भैया $5000 है, ओके, $5000 है, मल्टीप्लाई में डॉलर का रेट है सर 81, मल्टीप्लाई में 81, 12 मंथ का आपका रिसीविंग हो गया, दिस इज योर जीबी। इसमें से हम लेस कर देंगे प्रॉपर्टी टैक्स 1250, तो 1250 मल्टीप्लाई में 81 हम लेस कर देंगे, फिर एक सेवरेज टैक्स है तो 750 मल्टीप्लाई में 81, ये हम इसमें से लेस कर देंगे, ओके। ये आ गया हमारा, किसी कैलकुलेशन आ गया सर न्यूयॉर्क की, वो जो कि लेट आउट था। अब इसने कहा सर हाउस इन अहमदाबाद इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, सर सेल्फ ऑक्यूपाइड में हमारा एनएवी तक तो नहीं हो जाता है। 24A, बोलो बोलो, 24A अलाउ नहीं होता, क्योंकि एनएवी अगर निल है तो 24A भी निल होगा 30%, ओके। 24B में अगर इंटरेस्ट है और सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो 30,000 और 2 लाख तक हम क्लेम कर सकते हैं। He had taken a loan of 30 lakhs to construct the house of 1st September, okay, and 2018 10% the construction was completed 31st May 2020 and he occupied the house on 1st June 2020. Entire loan is outstanding, अभी तक लोन आउटस्टैंडिंग है, उसकी कोई रीपेमेंट नहीं की है, ठीक है। प्रॉपर्टी टैक्स पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेकंड हाउस 2800। तो सर देखो, एक चीज होती है प्री इंटरेस्ट, मतलब जिस ईयर में हाउस की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया उसके मतलब 1 अप्रैल से पहले वाले इंटरेस्ट को जो भी होगा उसको 5 इंस्टॉलमेंट में आप डिवाइड कर देते हैं, और जो करंट ईयर है उसका पूरा ले लेते हैं। लेकिन ये लोन कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन के लिए है, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो अप टू 2 लाख ही आप क्लेम कर पाएंगे, ओके। कंप्यूट द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर कुशल, असेसमेंट ईयर 2024-25। इफ ही हैज ऑप्टेड आउट, आउट है सर, ऑप्टेड आउट, अगर ऑप्टेड इन होता तो हम 3 लाख 6 लाख 9 लाख वाली कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन ऑप्टेड आउट है तो 2.5 लाख अप टू 5 लाख, देन 5 लाख टू 10, 10 टू 15, वो वाली कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। और एज कितने सर, 40 एज नहीं बता रखी क्या, ओके, तो नॉर्मल एज हम मान के चलेंगे, ओके। सर इसका आंसर कहाँ है, दिस इज MTP1 का 3B, मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, चेक करा देता हूँ आंसर ICAI ने कैसा दिया आपको। रघु रघुनंदन तेज प्रताप महाजगवंदन, इसके ना कुछ नोट्स है, पहले नोट्स पढ़ लेते हैं उसके बाद आगे पढ़ेंगे। मुझे नोट्स पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है, पहले नोट्स पढ़ते हैं, ये नोट्स की तो सारी मेहनत है। Says Mr. Kushal is a resident but not only resident in India for assessment 2024-25. Income which is earlier, inter alia received in India shall be taxable in India, कि जो भी इनकम इंडिया में रिसीव होगी उसको हम टैक्सेबल करते हैं। इवन इफ सच इनकम हैज एक्रूड अराइजन आउटसाइड इंडिया, अगर कोई इनकम एक्रूड आउटसाइड इंडिया उसके बाद भी अगर वो रिसीव इन इंडिया तो उसको हम टैक्सेबल करेंगे। इवन इफ सच इनकम, उसके बाद बाय वर्च्यू ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 5(1) अकॉर्डिंग रेंट रिसीव्ड फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी न्यूयॉर्क वुड बी टैक्सेबल इन इंडिया सिंस सच इनकम रिसीव्ड इन इंडिया बाय हिम, वो इंडिया में इनकम आई है इसलिए हम वहाँ पे टैक्स करेंगे, ठीक है। एक चैप्टर है रेसिडेंट एट नॉट ऑन रेसिडेंट, मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये उसी का प्रोविजन है। फिलहाल के लिए आपने समझ लिया कि आउटसाइड की इंडिया की इनकम है, रेंट हाउस प्रॉपर्टी बेशक आउटसाइड है लेकिन इंडिया में रिसीव हुई है इनकम, इसलिए उस पर टैक्स लगेगा, इतना समझ में आ गया, ओके। इनकम टैक्स एक सिंगल चैप्टर नहीं है, इनकम टैक्स इज अ होल सिलेबस, इसको इसलिए लॉ कहा गया। जैसे जैसे चैप्टर पढ़ोगे चीज़ें ऐड ऑन होती जाएगी, ये नहीं कि हाउस प्रॉपर्टी आज लास्ट कर लिया तो खत्म हो गया, नहीं सर, टाइम लगेगा इसमें, ये टाइमिंग वाला चैप्टर है और हो सकता है आज भी ना खत्म हो, नेक्स्ट लेक्चर लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, वी हैव टू लर्न एंड वी विल लर्न, दैट्स इट, ओके। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग, अब यहाँ पे लिखा है इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, ठीक है।
सेल्फ ऑक्यूपाइड, इंटरेस्ट ऑन करेंट ईयर 30 लाख का 10% 3 लाख, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, तो इसने कहा सर 1 सितंबर 2018 टू 31 मार्च 2020 30 लाख इंटू 10% इंटू 19 मंथ के इंटरेस्ट के हिसाब से उन्होंने 4,75,000 निकाल दिया। 4,75,000 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू 95,000। सो इस ईयर का इंटरेस्ट कितना हो गया सर 3,95,000। स्टूडेंट एग्जाम में क्या गलती करेगा 395 कर देगा, नहीं बेटा लेट आउट प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट की लिमिट नहीं होती, बट सेल्फ ऑक्यूपाइड में 30,000 एंड 2 लाख देखना होगा, ठीक है। तो इन्होंने कहा इस केस सेल्फ ऑक्यूपाइड इंटरेस्ट डिडक्शन रिस्ट्रिक्टेड टू 2 लाख। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो जी आते जी क्वेश्चन सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो 24 भी आप क्लेम कर सकते हैं, उसके ऊपर सब कुछ नील रहने वाला है, ठीक है। 2 लाख आपने क्लेम कर लिया, तो ये आपका हो गया लॉस, ठीक। सर लेट आउट प्रॉपर्टी का क्या करेंगे, देखो 5,000 पर मंथ मल्टीप्लाई में 12 मल्टीप्लाई में 81, देन आपके दो टैक्स है 1250 एंड 750, ये हो गया $2,000, $2,000 मल्टीप्लाई में 81 162, नेट एनुअल वैल्यू आ गया 46,98,000। नाउ डिडक्शन अंडर 24A 30% 14,09,400, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। सर इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन क्यों नहीं लिया, यहाँ पे है ही नहीं ना, न्यूयॉर्क वाली प्रॉपर्टी पे कोई लोन है ही नहीं, तो इंटरेस्ट कहाँ से लूँ सर, इसका उस पे ले लो ना ना ना, जो जिस प्रॉपर्टी का टैक्स उस पे वो लेंगे, ठीक है, जो जिस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट बस उस पे वो लेंगे, दूसरे पे शिफ्ट नहीं करते, ओके। तो सर ये मतलब बस इतना ही रह गया, हाँ जी इतना ही रह गया। तो दिस इज 32,88,600। तो हमने क्या किया, प्रॉपर्टी ए और इसमें लॉस हुआ है इसलिए माइनस प्रॉपर्टी बी, दिस इज 30,88,600 जो कि आपकी इनकम है फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? हाँ। तो ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है, आपके टेस्ट में मैं लेने वाला हूँ एंड आप इसे सॉल्व भी करेंगे और मुझे दिखाने वाले भी हैं। सर ये हो गया क्या? ना बेटा एक क्वेश्चन और लूँगा मैं भी। सर आज आप कुछ पढ़ाओगे नहीं? अरे यार छोड़ो ना पढ़ना यार, लाइफ में सीखना चालू कर दो। पढ़ाई तो हर कोई पढ़ता है, कहते हैं पोती पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक होए। क्या फालतू में दुनिया को दिखाने के लिए पढ़ रहे हो? सीखो, तुमने सीख लिया ना तो कोई भी किताब आ जाएगी तुम पढ़ लोगे। एक गुरु वो नहीं होता कि तुम्हें किताब पढ़ना सिखाए, एक गुरु वो होता है कि जिंदगी जीना सिखाए। जिंदगी जी ली ना तुमने तो तुम कोई भी किताब, कोई भी एग्जाम, कोई भी लाइफ का मोमेंट क्रैक कर लोगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और मुझे लेना है आपके लिए हैंड टू हैंड, आरटीपी का क्वेश्चन नंबर 10। लो जी, मैंने आपके लेटेस्ट एग्जाम के सारे क्वेश्चन पिकअप कर लिए। अब आप ये मत करना कि सर हमने क्वेश्चन नहीं किया। देख लो मैंने जितना पढ़ाया सारे क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हो अभी तक, ठीक है। आइए, मिस्टर राज। मिस्टर राज क्या है सर? अ रेसिडेंट इन इंडिया, भारत के नागरिक हैं। हु ऑन्स 2 हाउसेस, जिनके पास 2 घर हैं। भारत के नागरिक हैं, हु ऑन्स 2 हाउसेस, 2 घर है सर। एक तो दिल्ली में सर और एक है सर कानपुर। क्या ये आउटसाइड इंडिया है? नहीं सर, दोनों ही इंडिया में, ओके। प्रॉपर्टी इन कानपुर इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो बस इंटरेस्ट लेस होगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो बस इंटरेस्ट लेस होगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो बस इंटरेस्ट लेस होगा, वो भी 30,000 एंड 2 लाख, विच एवर इज 30,000 एंड 2 लाख, इससे ऊपर अलाउ नहीं होता। मिस्टर राज, हाउ द प्रॉपर्टी इन दिल्ली इज लेट आउट। हाँ भैया, दिल्ली वाली प्रॉपर्टी को तो खोल खाल के आया, दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के। हाँ कोई बात नहीं, मोस्ट वेलकम। स्टैंडर्ड रेट म्यूनिसिपल, देखो म्यूनिसिपल और फेयर विच एवर इज हायर, दिस इज 2.5 एंड 2.5 एंड 170 विच एवर इज रिस्ट्रिक्टेड, दिस इज 172। अच्छा जी, रेंट रिसीव्ड 50,000, 50,000 मल्टीप्लाई में 12, अराउंड 180 आना चाहिए। विच एवर इज हायर, दिस इज 180। म्यूनिसिपल वैल्यू इज 5% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यूएशन, तो म्यूनिसिपल वैल्यू इज 2,05,000, इसका 5% म्यूनिसिपल आपका लेस कर दोगे। ज़्यादा क्लियर? ओके। म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय द राज फॉर कानपुर हाउसेज 3,500। लेट आउट प्रॉपर्टी की म्यूनिसिपल टैक्सेस पे करोगे लेकिन वो अलाउ नहीं होगी, ठीक है। मिस्टर राज है टेकन अ लोन ऑफ SBI ऑफ 35 लाख फॉर 12% पर एनम इन अप्रैल 2004 परचेज ऑफ दिल्ली हाउस। दिल्ली का हाउस बेटा, अगर कोई प्रॉपर्टी लेट आउट है तो उसमें जितना भी इंटरेस्ट बनेगा सब अलाउ कर देंगे, याद रखना। 2 लाख एंड 30,000 की लिमिट सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए आती है। स्टैम्प ड्यूटी फॉर वैल्यूएशन ऑफ दिस वैल्यू वाज 40 लाख। सर उसकी स्टैम्प वैल्यू लेकिन 40 लाख है। अच्छा जी, मैं क्या करूँ यहाँ पे? मैं तो अपने स्टैम्प लेके चलूंगा ना, कोई 4-5 इन्फॉर्मेशन रहेगी, मुझे कंफ्यूज नहीं होना। देखूंगा, जरूरत है तो यूज़ करूंगा, जरूरत नहीं है तो यूज़ नहीं करूंगा। मिस्टर राज परचेज अ प्लॉट इन अ कानपुर इन मई 2021। सर कानपुर वाला प्लॉट 21 में लिया था। कंस्ट्रक्शन कानपुर वाज बिगिन इन Jan 21
एंड वॉज कंप्लीट इन दिसंबर 22। सर 5 साल में कंप्लीट हो जाने चाहिए, हो गया क्या? हाँ हो गया। राज टुक लोन 25 लाख ऑन 10% ऑन 1 जुलाई। तो भैया मैं 1 जुलाई से 2021 से उस फाइनेंशियल ईयर तक कैलकुलेट करूंगा जहां पे यहाँ पे कब रेडी हुआ है, कंप्लीटेड इन 2022। इससे पहले वाले जितने भी इंटरेस्ट होगा उसको 5 ईयर में डिवाइड कर दूंगा और इस वाले ईयर में जो भी इंटरेस्ट होगा उसको फुल क्लेम कर लूंगा। ओके, नाउ इसने लिखा नो रीपेमेंट हैज बीन डन फॉर बोथ ऑफ द लोन्स, किसी भी लोन की रीपेमेंट नहीं हुई है। ओके ठीक है सर, आइए एक चीज और यहाँ पे इन्होंने बताई है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2023-24 मिस्टर राज हैज अर्नड अ सैलरी इनकम। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, अब ये बन गया ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम एक तरीका है, मैं बोल दूं मैं आपको नहीं पढ़ा रहा क्योंकि मैंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है। एक तरीका है मैं आपको सिखा दूं, जब तुम सेकंड रिवीजन करोगे तो तुम्हें याद आएगा हाँ सर ने ये वाली बात वहां पे बता रखी थी। ठीक है, तो उस चीज़ को आज ही मैं डील कर ले रहा हूँ ताकि फ्यूचर में तुम ये ना कहो कि मुझे नहीं बताया था। एक तरीका है मैं ग्रॉस टोटल इनकम पे ले जाके क्वेश्चन कराऊँ, एक है कि अभी तुमने चैप्टर पढ़ा अभी के अभी निपटा लेता हूँ। 2 बातें नहीं है इसमें, 2 बातें मैं सिखा देता हूँ, जो नई वाली बात है उसको नोट डाउन कर लेंगे। ओके ठीक है, ऑफ 18 लाख अंडर सैलरी ऑफ 18 लाख, तो 18 लाख की सैलरी हो गई। इसमें ना सैलरी में एक टॉपिक में आप, जब मैं सैलरी का चैप्टर पढ़ाऊंगा, चलो अगला ही सैलरी पढ़ा देता हूँ। ठीक है, आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, जैसे हाउस प्रॉपर्टी में 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है आपको, वैसे हाउस प्रॉपर्टी में 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। कितनी सर? 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है किसमें? हाउस प्रॉपर्टी में। तो 80 लाख में 50,000 लेस कर दोगे, 70 लाख 50,000 लेस। सर लेकिन मेरी सैलरी मान लो 10,000 है तो 50,000 की डिडक्शन मिलेगी, कैसे मिलेगी खुद सोचो। 50,000 की डिडक्शन मिलती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है सैलरी के अंदर। ये चीज़ याद रखना, सैलरी वाली चैप्टर में और पढ़ा दूंगा, अभी के लिए याद रखो। ओके, कंप्यूट टोटल इनकम मिस्टर राज फॉर द 24 एंड 25 बोथ द रिजम्स। अब यहाँ पे क्या है? बोथ द रिजम्स, 5 स्टार लगा लो यहाँ पे। यहाँ पे 2 बातें मुझे खुलासा करनी है, खुलासा इन द सेंस एक्सप्लोर। जब भी हम न्यू टैक्स रिजिम में कैलकुलेशन करेंगे तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी केस में जो 30,000 और 2 लाख मिलते हैं, न्यू टैक्स रिजिम उसको अलाउ नहीं करता, बट जो नॉर्मल स्कीम है वो अलाउ करता है। यानी अब तक जो आपने लॉ पढ़ा वो नॉर्मल स्कीम वाला था, बस क्या अलग है न्यू टैक्स रिजिम में कि वहां पे आपका अलाउ नहीं होगा 20,000 एंड 3 लाख इन अ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। क्या ये बातें लिखवा दोगे? हाँ जी मैं लिखवा दूंगा, नो इशू। क्या तुमने इस बात को समझा? हाँ समझा। एक पॉइंट और है डिडक्शन वाला, वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। चलो इसका आंसर क्या है, चलो चेक करते हैं। ठीक है, देखते हैं कि हमें ये चैप्टर आता है कि नहीं आता। अगर ये कर लिया तो दिल से जाके थैंक्स बोलना मुझे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि सर आपकी वजह से आज हम ये सारे क्वेश्चन एक साथ कर पा रहे हैं। नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं, भगवान मेरे कर्म नोट कर रहे हैं। कहते ना मेरे मालिक के दरबार में सब लोग का खाता, वो तो देख ही रहा है ना, मैंने मेहनत की, वो मुझे इसका रिवॉर्ड देगा। तुम लोग गुरु दक्षिणा देना चाहते हो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट में जाके दिल से थैंक्स बोल देना, यही फीस है मेरी। ठीक है, नाउ कंपटीशन और टोटल इनकम ऑफ मिस्टर राज फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। सर सैलरी थी 18 लाख, डिडक्शन ले ली सर, इसने डिडक्शन 50,000 की। सर ये आपने अभी अभी बताया था। हाँ सर ये हम पढ़ेंगे, हाँ जी एक चैप्टर है सर सैलरी का, उसमें हम पढ़ेंगे। सैलरी में कितने लेक्चर लेंगे? 7 to 9 लेक्चर इसमें लगने चाहिए, हो जाएगा उतने में। ठीक है, 17,50,000। सर रेंटेड प्रॉपर्टी, तो रेंट मतलब लेट आउट। ठीक है सर, तो 172 और 180 विच एवर इज हायर 180। ये चीज़ तो सर आपने पहले बता दी थी। हाँ तो क्या दोबारा बताऊंगा? नहीं, मैंने अभी अभी बताया था क्वेश्चन पढ़ते हुए। ठीक है, नाउ म्युनिसिपल टैक्सेस 5% ऑफ 2,05,000 इज 10,250। दिस इज नेट एनुअल वैल्यू 169,750। ठीक है, एंड 30% ऑफ NAV दिस इज 24A इज 50,925। सर 35 लाख का 12%। सर लेकिन ये तो अप टू 2 लाख होता है। अरे नहीं होता है, क्यों? क्योंकि 2 लाख की लिमिट, 30,000 की लिमिट सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए होती है, लेट आउट के लिए नहीं। यहाँ पे तुम फुल क्लेम कर सकते हो इंटरेस्ट का लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में। ओके, दिस इज 4,20,000। ओके, तो सर आपका 17,50,000 रुपये था यहाँ पे। ओके, अभी तक मैंने उसको नहीं किया, मैं हाउस प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। तो सर ये सारी चीज़ें जब नेट करोगे ना, नेट दिस इज लॉस ऑफ 3,01,175 ड्यू टू 24B। अगर 24B यहाँ नहीं होता तो लॉस नहीं होता, इसकी वजह से लॉस हो गया। ठीक है, आगे सर, सर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, ये वाला क्वेश्चन पता है किसके हिसाब से? डिफॉल्ट टैक्स रिजिम यानी न्यू टैक्स रिजिम सीधे। तो न्यू टैक्स रिजिम कहती है भैया सेल्फ ऑक्यूपाइड बंदे को मैं 30,000 और 2 लाख का डिडक्शन नहीं दूंगा। किसने बोला?
इसने, तो हम क्या करेंगे, इसको कुछ भी डिडक्शन नहीं देने वाले, ठीक है। ओके, तो हम इसको 24B में कोई डिडक्शन नहीं देंगे, अलाउबल अंडर 115 BAC, ठीक। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज 301,175 और ऊपर था 17,50,000 रुपए। अब यहां पे एक चीज होती है, ये क्या कहता है कि आप ना अगर हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है, एग्जांपल सिखा रहा हूं, ये कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का एग्जांपल दे रहा हूं मैं यहां पे। समझ में आ गया तो कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, दोनों केस में कोई बात नहीं। समझ गए तो बहुत अच्छी बात, नहीं आया तो कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक यहाँ का नहीं है। मैं बस कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको आज समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात, वरना आने वाली लेक्चर्स में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। आपका ये बोलता है कि सर सेटन एंड कैरी फॉरवर्ड भी मैं अलाउ नहीं करूंगा। कौन सा? न्यू टैक्स रिजम कहता है कि लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज नॉट अलाउबल टू सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम अंडर द हेड कंप्यूटिंग इनकम अंडर सेक्शन 115 BAC। यानी न्यू टैक्स रिजिम कहता है कि भैया सेट ऑन सेट ऑफ अलाउ नहीं है, जबकि नॉर्मल टैक्स रिजिम क्या कहता है कि भैया तुम्हें यहाँ पे लॉस हुआ ना, तुम ना हमारे सैलरी इनकम से एडजस्ट कर लो, लेकिन वो कह रहा है मैं नहीं करूंगा। वही नॉर्मल टैक्स रिजिम कहता है कि भाई तुम्हें लॉस कितने का, 3,01,000 रुपये का ना, भाई 2 लाख रुपए तक तू एडजस्ट कर ले आज, और जो बचा हुआ लॉस है ना तेरा कितना, 1,01,175, 1,01,175, ये तू कैरी फॉरवर्ड कर ले, अगले साल तू एडजस्ट कर लियो, मैं दूंगा अलाउ तेरे को। सैलरी बोल रहा है मैं तेरे को अलाउ करूंगा, चिंता मत कर। ये बोलता है नॉर्मल वाला। और न्यू टैक्स रिजिम क्या कहता है, मैं अलाउ नहीं कर रहा। सर डिडक्शन भी 80 EEA की नहीं मिलती 115 BAC में। सर ये सारे नए पॉइंट्स है, यस नए पॉइंट्स है न्यू सिलेबस के लिए। आप सोच रहे ना बहुत सारे बच्चे, अरे मैंने तो पढ़ रखा है मैं तो कर लूंगा, बेटा नहीं कर पाओगे। यही प्रॉब्लम है, नहीं कर पाओगे। इसलिए कहा जाता है क्लासेस लो, टीचर से हेल्प लो, वीडियो देखो ताकि तुम्हें चीज़ सीखने मिले। सर नहीं मिलेगी डिडक्शन, डिडक्शन नहीं मिलेगी। सर ये क्या होता है 80C to 82U में मैं सिखाऊंगा, अभी के लिए सॉरी, ठीक है। ओके, तो सर आपकी टोटल इनकम कितनी हो गई, 17,50,000। अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात, तुमने ग्रॉस टोटल इनकम का क्वेश्चन सीखा है। इसमें तुमने सैलरी भी सीख लिया, हाउस प्रॉपर्टी भी सीख लिया, सेट एंड कैरी फॉरवर्ड भी सीख लिया, डिडक्शन का टॉपिक भी सीख लिया, ठीक है। 5 टॉपिक एक साथ यहाँ पे कंपाइल थे, इसलिए इसको बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, जिससे सारे बच्चे डरते हैं, लेकिन हम साथ के साथ निपटाएंगे। ओके सर नॉर्मल प्रोविजन में बताओ। सर यहाँ पे तो नॉर्मल है 17,50,000, सारी चीज़ें नॉर्मल 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 नॉर्मल। ये आ गया सर 169,750, ऊपर भी यही आया था क्या, 169,750, हाँ यहाँ पे भी यही आया था, नो इशू, दोनों यहाँ तक सेम है, यहाँ तक दोनों की कैलकुलेशन सेम आ गई। अब 30% ऑफ NAV 59,250, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, 35 लाख का हमने 12% लिया, अच्छा जी, जिसमें से 1,50,000 बीइंग इंटरेस्ट फॉर विच डिडक्शन अंडर 80 EEA इज क्लेम्ड। हम क्या कर रहे हैं, 1.5 लाख की डिडक्शन 80 EEA के अंदर क्लेम कर रहे हैं। तो यहां पे आ जाओ, यहां पे क्या कहता है 80 EEA, ये कहता है सिंस द लोन इज सैंक्शन बिटवीन 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2022। सर मैं चाहूँ तो इसको स्किप कर सकता हूँ, मैं जानबूझ से डिस्कस कर रहा हूँ कि तुम्हें ग्रॉस टोटल इनकम का क्वेश्चन भी राइट हैंड समझ में आ जाए, राइट मूवमेंट समझ में आ जाए। 80 ये क्या कहता है कि लोन अगर सैंक्शन हुआ है, हाउस लोन, ठीक है, और वो अगर 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 2022 तक के बीच में हुआ है, ठीक है, एंड द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी डज नॉट एक्सीड 45 लाख। क्या आपके घर की वैल्यू 45 लाख से ज्यादा थी? सर नहीं थी। डिडक्शन ऑफ 1,50,000 इज अलाउड, अलाउ कर देंगे सर इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम दिल्ली हाउस, दिल्ली के घरों के लिए। अगर दिल्ली में तुमने कोई प्रॉपर्टी ली है जिसकी वैल्यू 45 लाख से कम है तो हम तुम्हें 1.5 लाख का एडिशनल डिडक्शन दे देंगे। तो सर यहाँ पे हमने डिडक्शन ले लिया 1,50,000। ओके, तो वो कह रहा है सर यहाँ पे कि सर 420 का पूरा इंटरेस्ट क्लेम मत करो, 150 वहाँ पे जाके ले लो, वहाँ 150 वहाँ पे ले लिया, तो यहाँ पे हम कितना ले रहे हैं, ओनली 270। दिस इज 151,175। ओके सर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी नील हो गया, यहाँ पे सर 25 लाख का 10% 250 हो गया, और पहले वाला जो इंटरेस्ट था, ठीक है, उसका 1/5 ले लिया हमने, दिस इज 37,500। तो सर ये ज़्यादा हो रहा है, लेकिन हम मैक्सिमम अप टू कितना ले सकते हैं, 2 लाख,
क्योंकि 30,000 या 2 लाख की लिमिट लगती है इन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी इन अ नॉर्मल केस। सर आप तो मैं कंफ्यूज कर रहे हो, नहीं से कंफ्यूज हो रहे हो, मैं अभी लिखवा दूंगा इन बातों को, ठीक है। तो सर हमारी ग्रॉस टोटल इनकम क्या बन गई, 35 इनकम फ्रॉम हॉस्पिटलिटी, 3 लाख का लॉस हुआ है, ओके। तो सर ग्रॉस टोटल इनकम के लिए वो कह रहे हैं सर आपकी जो हॉस्पिटलिटी में इनकम थी ना कितनी सर, 17,50,000, 17,50,000, ठीक है, ध्यान से सुनना, 17,50,000। हम इसमें से इसको 17,50,000 में से हम क्या कर रहे हैं सर, इस वाली इनकम को यहाँ पे एडजस्ट करवा दे रहे हैं, इस ये लॉस को एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन कितना सर, अप टू 2 लाख। तो 71(3) क्या कहता है, सेट ऑन सेट ऑफ, कि सर अप टू 2 लाख आप एडजस्ट कर लो, और जो रह गया ना आपका लॉस 1,51,175 का, ये तुम कैरी फॉरवर्ड कर लो, अगली बार एडजस्ट कर लेना अगर कोई दूसरी जगह इनकम नहीं है तो, ठीक है। तो ग्रॉस इनकम हुई 15,50,000 रुपये। दिस इज ओवरऑल थियरी, और इसमें 80 ई के अंदर भी आपने 1.5 लाख की डिडक्शन ले ली है, तो आपका रह गया सर 40 लाख। सर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और मेरी तरफ से इसको 5 स्टार लगा लीजिए। अभी तक एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया है, और अगर आ गया भाई साहब भौकाल मचा देगा ये क्वेश्चन, भौकाल मचा देगा, और लिटरली बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में फेल हो जाएंगे। क्वेश्चन कम से कम 10 से 12 नंबर में ये क्वेश्चन आना चाहिए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत लाजवाब क्वेश्चन, 30 मिनट्स हमने सिर्फ इस क्वेश्चन पे लगा दिए हैं। और लिटरली अगर तुम्हें नहीं समझ में आया मैंने कितनी मेहनत की तो सॉरी ऑन माई साइड, लेकिन मैं हर एक चीज़ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाहता तो इस क्वेश्चन को स्किप कर देता, सिलेबस तो कंप्लीट करा ही दिया मैंने, क्या फ़र्क पड़ता है मैं कराऊँ या ना कराऊँ। लेकिन मैं चाहता हूँ जो भी ये सीरीज़ देख रहे हैं, चाहे वो पहली बार टैक्स पढ़ रहे हैं, उन्हें पता चलना चाहिए टैक्स का लेवल क्या है। तुमने ग्रॉस टोटल इनकम के क्वेश्चन को टच किया, 73(1)(a) क्या कहता है, हाउस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट का लोन का जो इंटरेस्ट आ रहा है अप टू 2 लाख हम सैलरी में से एडजस्ट करा सकते हैं, जो बच गया वो कैरी फॉरवर्ड होगा। सीखने के लिए मिला कि नहीं मिला सर, अभी तो चैप्टर नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, ठीक है, ये पॉइंट सीखने में मिला, हाँ सर मिला। 80 EA कह रहा है भैया दिल्ली का घर है, 45 लाख से स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कम है, हम तुम्हें डिडक्शन दे रहे हैं जी 1.5 लाख की, तो वहाँ डिडक्शन ले ली हमने, ओके ऐसे कर सकते हैं जी। सर कुछ बातें नहीं समझ आई, कोई बात नहीं, अभी सेट ऑन कैरी फॉरवर्ड सीखना बाकी है, सेट ऑन एंड सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड सीखना बाकी है, अभी तुम्हारा डिडक्शन चैप्टर सीखना बाकी है। जैसे जैसे सीखोगे नॉलेज इंप्रूव होती जाएगी। मैंने अपनी साइड से ग्रॉस इनकम क्वेश्चन अभी के अभी इसलिए करा दिया कि तुम्हें लेवल पता चल जाए कि इनकम टैक्स में क्या क्या पूछा जा सकता है, कहाँ कैसे चैप्टर को अटैच किया जाता है। चाहता तो स्किप कर देता, लेकिन मेरे ईश्वर ने मुझे कहा नहीं, आज ही इन बच्चों को तैयार कर उस आने वाले भविष्य के लिए, ताकि भविष्य में जाके ये सेफ रहें, ठीक है। स्किप इसीलिए नहीं किया मैंने। चलिए सर, मेहनत ऐसी करो ना कि खुद का दिल ये कहे कि नहीं यार बहुत बढ़िया काम किया तूने, आई एम हैप्पी व्हाट आई एम डूइंग फॉर यू। चलो जी आते हैं आज के सेशन में। अभी तक जो हम कर रहे थे दिस इज जस्ट अ क्वेश्चन प्रैक्टिस। मेरे दिल की दे दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी ना आए। ठीक है सर, आज का टॉपिक आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन के साथ। कॉन्सेप्ट है हमारा नया कॉन्सेप्ट, को ऑन्ड प्रॉपर्टी। कॉन्सेप्ट नंबर 10 है आपकी बुक का, को ऑन्ड प्रॉपर्टी। को ऑन्ड प्रॉपर्टी, इसके ऊपर मैं 2 क्वेश्चन भी अभी करवाऊंगा आपको, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ऑफ दिस बुक, ठीक है। सर क्या कहता है ये, देखो इसके कहने का मतलब क्या है, सारी चीजें सेम रहेगी लेकिन इसके मालिक 2 हैं। 2 मालिक हैं सर, कितने मालिक हैं, 2। अब जिसमें इसमें राम एंड हनुमान, एक हाउस प्रॉपर्टी के 2 मालिक हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, को ऑन्ड प्रॉपर्टी, जिसके 2 मालिक हैं, को ऑनर है। तो वो कह रहा है सारी चीजें सेम, जो आपने अब तक पढ़ा सब कुछ सेम। वो कहता है देखो राम एंड हनुमान अगर इस प्रॉपर्टी को लेट आउट करते हैं या फिर डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी है। लेट आउट क्या हो गया, आपने एक्चुअल में रेंट पे दिया, डीम टू बी लेट आउट कि 2 घर से ज्यादा घर हैं और हम ये मान रहे हैं कि तुमने लेट आउट पे दिया, ठीक है। अगर लेट आउट पे दिया या फिर डीम लेट आउट प्रॉपर्टी है तो भैया नो लिमिट, आप सभी को पता है इंटरेस्ट पे नो लिमिट ऑन इंटरेस्ट 24B, मतलब दोनों ही के लिए कोई लिमिट नहीं है।
लेकिन सर अगर ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, दो दोस्त, कई बार होता है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं तेरे पास नहीं, दोनों मिलके एक घर ले लेते हैं, बाद में फ्यूचर में बेच देंगे या फिर जो भी करना है कर लेंगे, लेट आउट कर देंगे। ओके, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो लिमिट कितनी रहेगी? लिमिट ऑफ 30,000 स्लैश 2 लाख मल्टीप्लाई में बाय नंबर ऑफ को-ओनर। यानी हमें क्या सीखने के लिए मिला कि ये 30,000 एंड 2 लाख की जो लिमिट है, जितने को-ओनर होंगे सब में मिलेगी। यानी राम जी को मिलेगी, हनुमान जी को मिलेगी, अगर माता सीता हैं तो उनको भी मिलेगी, भरत भैया हैं तो उनको भी मिलेगी। यानी जो जो राम दरबार में आएगा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के नाम पे, उन सभी भक्तजनों को 30,000 और 2 लाख का इंटरेस्ट अलाउ कर दिया जाएगा। बोलो स्वाहा। ओके, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? कि अगर लेट आउट और डीम टू बी लेट आउट है तो भैया कोई लिमिट है ही नहीं, उसकी कोई डिस्कशन ही मत करो, एंजॉय करो उसको। ओके, लेकिन अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो दोनों ही पार्टनर, तीनों ही पार्टनर, पांचों ही पार्टनर, 100 के 100 पार्टनर है तो उन सभी को, सबको ही 30,000 2 लाख का डिडक्शन मिलेगा। दिस इज इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, चलो मैं कुछ ना, अच्छा सर इस पे क्वेश्चन कराओ ना। ओके आओ क्वेश्चन कराते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते। सर ये रहा कॉन्सेप्ट नंबर 10 आपकी बुक से। जिन्होंने बुक ले रखी है मार्क कर लीजिए, मैं रीड आउट कर देता हूँ आपके लिए, जो भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर बोथ ग्रुप दे रहे हैं या फिर जो 20 to 30 डेज में टैक्स कंप्लीट करना चाहते हैं उनके लिए बुक है। ठीक है, बुक से पढ़िएगा आप। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, द एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ ईच कॉर्नर विल बी निल। सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो, एंड ईच कॉर्नर, ईच क्या है मतलब ईच मतलब मल्टीप्लाई, जितने कॉर्नर सबको, ठीक है, शैल बी इंटाइटेड टू डिडक्शन 30,000 2 लाख एज द केस मे बी ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द बोरोड कैपिटल। However, aggregate deduction of interest or to each corner in respect of co-owned self property and any other self-occupied property if cannot exceed 30,000 2 lakh as the case may be. Now let out है तो no limit, ठीक है, कोई लिमिट यहाँ पे नहीं है। क्वेश्चन देखते हैं जी। हेमा co-owns a residential house property in Kolkata along with her sister नेहा, मतलब हेमा एंड नेहा ने दोनों ने मिलके हाउस प्रॉपर्टी ली है। Where her sister family resides, जहाँ पे उसकी सिस्टर फैमिली रहती है। बोथ ऑफ देम हैव इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी, दोनों का 50-50% है। सेम यूज बाय देम फॉर ऑल सेल्फ ऑक्यूपेशन, ठीक है, सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए। इंटरेस्ट इज पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन इज 50 लाख इंटू 10%, यानी 5 लाख हो गया सर। टेकन ऑन 1 April 2022 फॉर एक्विजिशन ऑफ सच प्रॉपर्टी। इन एडिशन मिसेस हेमा ऑन्स अ फ्लैट इन पुणे इन विच शी एंड हर पेरेंट रिसाइड। कह रहे हेमा के पास एक और प्रॉपर्टी है, फ्लैट है सर पुणे के अंदर, शी एंड हर पेरेंट्स रहे जो रहते हैं। शी हैज़ टेकन अ लोन ऑफ 3 लाख 12%, तो सर उसके पास एक और प्रॉपर्टी है 3 लाख इंटू 12%, तो सर दो प्रॉपर्टी हो गई उसके पास। मैक्सिमम कितना क्लेम कर सकती है? अप टू 2 लाख, ठीक है। फॉर अच्छा बट ये रिपेयर के लिए है सर, तो रिपेयर के लिए क्या हो जाएगा सर 30,000, ठीक है। कंप्यूट द डिडक्शन विच अलाउबल हेमा एंड नेहा। तो सर अगर हम बात करें नेहा की, नेहा का इंटरेस्ट ऑन लोन एक्विजिशन कितना होगा सर? सर 50 लाख का 10%, ठीक है, और 5 लाख टोटल हो गया। 50% दोनों पार्टनर है तो 50 लाख का मतलब 50 लाख लोन लिया तो दोनों केस में 25-25 एक तरीके से देख लो, या फिर 50 लाख का टोटल निकाल के 50% दे दो, तो 5 लाख का 50% इसके हिस्से में आया। बट मैक्सिमम कितना ही वो क्लेम कर सकती है सर? अप टू 2 लाख। अब बात करते हैं हेमा दीदी की। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन 5 लाख, 50% 250, रिस्ट्रिक्टेड अप टू 2 लाख। अब यहां पे मेरी बात को ध्यान सुनना। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रिपेयर 3 लाख का 12% हुआ सर 36 और रिस्ट्रिक्टेड अप टू 30, तो टोटल कितना हो गया 30। तो हमें क्या लग रहा है दोनों ही क्लेम कर ले क्या? नहीं बेटा, 230 हो गया ना, आप ज्यादा क्लेम नहीं कर सकते, मैक्सिमम 2 लाख ही है। और वही सर लेट आउट होता नो लिमिट, लेट आउट होता तो नो लिमिट। सर अभी एक क्वेश्चन और करना है, ये एक बेसिक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन और करो। और सच में अगर टैक्स में स्कोर करना है मेरे बच्चे तो ये सारे क्वेश्चन रिटर्न फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है। आइए सर। रमन इज अ को ओनर ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी अलोंग विद हिज ब्रदर, इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी। ओके, मुनिसिपल वैल्यू 160, फेयर रेंट 150, विच एवर इज हायर 160,
स्टैंडर्ड रेंट 170 विच एवर इज रिस्ट्रिक्टेड अप टू, अरे सर पहली बार स्टैंडर्ड रेंट ज्यादा हो गया, बट स्टैंडर्ड रेंट तो रिस्ट्रिक्ट करने के लिए होता है ना, तो सर कितना होना चाहिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना होना चाहिए सर, एक्सपेक्टेड रेंट, तो विच एवर इज हायर नहीं होता इसमें, विच एवर इज लोअर होता है, रिस्ट्रिक्टेड तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेंट कितना होगा 160, ओके। अब इसने कहा सर रेंट रिसीव्ड इज 15,000 पर मंथ, तो 15,000 पर मंथ का मल्टीप्लाई में 12 करोगे कितना हो जाएगा 1,80,000, तो 160 और 180 विच एवर इज हायर, दिस इज 180, तो जीबी कितना हो गया सर 180, तो जीबी इज 1,80,000, ओके। नाउ लोन फॉर द कंस्ट्रक्शन फॉर दिस प्रॉपर्टी इज जॉइंटली टेकन एंड द इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक इज 25,000, लेकिन सर इसने ये नहीं बताया कि हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट है कि नहीं, अगर लेट आउट का केस है तो इंटरेस्ट अनलिमिटेड, और लेट आउट का केस नहीं है सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो 2,30,000 की लिमिट, ओके। सर इंटरेस्ट चार्ज है 25,000 आउट ऑफ विच 21,000 हैज पेड, तो क्या लोन ऑफ, देखो म्युनिसिपल टैक्स अगर पे नहीं किया तो अलाउ नहीं होता, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन चाहे पे करो या ना करो अलाउड होता है, आपको ये चीज लिखवा रखी है मैंने, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन द अनपेड इंटरेस्ट इज 450, क्या इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड होता है, पैनल इंटरेस्ट, पैनल इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड, बट वही एक लोन को पे करने के लिए नया लोन लिया, क्या उसका इंटरेस्ट अलाउ होता है, हाँ उसका होता है। टू रीपे द लोन रमन एंड हिज ब्रदर हैव टेक अ फ्रेश लोन ऑफ 5,000, उसने कहा सर ये लोन चुकाने के लिए उन्होंने 5,000 का नया लोन ले लिया, ओके। म्युनिसिपल टैक्सेस 51,000 हैज पेड बाय द टेनेंट, टेनेंट ने पे किया, सर अगर ऑनर ने पे किया म्युनिसिपल टैक्स तब तो अलाउ होता है, लेकिन टेनेंट ने म्युनिसिपल टैक्स पे किया तो अलाउ नहीं होता, लेकिन इससे एक बार जरूर क्लियर हो गई कि लेट आउट प्रॉपर्टी है तभी तो टेनेंट है, ओके। तो सर अब इसमें कंपटीशन हमने देख लिया 180, तो विच एवर इज हायर 180, पहले नोट्स पढ़ लेते हैं, ठीक है, नोट्स पढ़ लेते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन इज अलाउएबल एज डिडक्शन 24 ऑन अ एक्रूअल बेसिस, फर्दर इंटरेस्ट ऑन फ्रेश लोन टेकन टू रीपे ओल्ड लोन इज अलाउएबल एज डिडक्शन, क्या ये सारी चीजें हमें पता है, हाँ, क्या हम भी लिख सकते हैं, हाँ, तो हमें फुल मार्क्स मिलेंगे, यस। हाउएवर इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन, तो बेटा जो तुम्हारा ब्याज पे ब्याज बन रहा है ना वो अलाउ नहीं होगा। 26 प्रोवाइड्स दैट वेयर हाउस प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय 2 और मोर पर्सन्स हुज शेयर इज डेफिनेट ascertainable, the share of each person in the income of house property as commonly recorded with the section of 22 to 24 shall be included in respect total income. Therefore 50% total income of the house property is taxable in the hands of Raman since he is equal owner of the property. चलो सर म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द टेनेंट क्या लेस होगा, नहीं, इस पे हमने एक नोट लिखा था, अगर ऑनर पे करेगा तो अलाउ है, टेनेंट पे करेगा तो अलाउ नहीं है, क्योंकि वो उसकी रेंट का ही पार्ट हो गया, ठीक। एनएवी आ गया सर 180, 30% ऑफ एनएवी 54,000 अलाउ। सर इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम बैंक, तो सर कितना था सर 25,000, लेकिन सर मैंने तो 21,000 ही पे किया ना, उससे फर्क नहीं पड़ता ना, इंटरेस्ट एक्रूअल बेसिस पे होता है, वेदर पेड और नॉट यू कैन क्लेम। सर हाँ जी बोलो ना सर, अरे बोलो ना, इंटरेस्ट ऑन फ्रेश लैंड टू रीपे ओल्ड लोन फॉर हिज दिस प्रॉपर्टी, सर 5,000 का ये हम क्लेम करेंगे क्या, हाँ करेंगे। सर ये 450 क्लेम करेगा, पैनल इंटरेस्ट नॉट अलाउड, यहां पे लिख लेना पैनल इंटरेस्ट नॉट अलाउड। सर हमारे क्वेश्चन तो बच्चों की तरह हो रहे हैं सर, यही तो चाहिए मुझे, टीचर का यही काम होता है, अगर तुम्हें आ रहा है तो लिटरली आई एम ब्लेस्ड कि मेरे को आप जैसे महान योद्धा मिले पढ़ाने के लिए, लिटरली। और पता है टीचर की किस्मत भी चमकती है जब तुम जैसा बच्चा मिलता है। तो सर ये हो गया 96,000, तो दोनों में बढ़ जाएगा सर, ये हो गया 48,000 दोनों के लिए, 50-50 दोनों में बढ़ जाएगा क्योंकि दोनों मालिक थे 50-50 के, दैट्स इट। एक क्वेश्चन और था मेरे पास, आइए सर। मिस्टर एक्स ऑन अ वन रेजिडेंशियल हाउस इन मुंबई, द हाउस इज हैविंग 2 रेजिडेंशियल यूनिट्स, ओ क्या हम कर सकते हैं, 2 यूनिट है, यूनिट 1 एंड यूनिट 2, ओके। फर्स्ट यूनिट ऑफ द हाउस इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, पहली यूनिट तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है मिस्टर एक्स ने, अनदर यूनिट इज रेंटेड फॉर 8,000 पर मंथ, तो 8,000 पर मंथ मल्टीप्लाई में 12 कितना हो गया सर 96,000, ओके। द रेंटेड यूनिट वाज वैकेंट फॉर 2 मंथ्स, तो मतलब 2 मंथ का रेंट नहीं मिला, यानी 16,000 मेरे को नहीं मिला, तो कितना मिला 80,000, ओके। पर्टिकुलर ऑफ द हाउस फॉर द प्रीवियस ईयर, ओके। अब मेरी बात को ध्यान सुनना,
स्टैंडर्ड रेंट 162, म्युनिसिपल वैल्यू 190, तो विच एवर इज हायर 1,90,000, ठीक है। फेयर रेंट इज 185। ओ गलती हो गई सर, आपने गलती कर दी सर। कैसी गलती कर दी सर? आपने स्टैंडर्ड रेट म्युनिसिपल को कंपेयर कर दिया। अरे शिट यार, शिट 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 शिट। अब ये क्या होता है? एग्जाम की गलती जो मैंने अभी की। लिखो इस चीज़ को, हमेशा डिटेल को पढ़ के कंपेयर करना। हो सकता है स्टैंडर्ड रेट पहले दिया हो सकता है फेयर रेंट दिया हो, उसके बाद म्युनिसिपल वैल्यूएशन दिया हो। हमेशा स्टेप नोट करो, उसके बाद लिखो। जल्दबाजी में मत करना, एग्जाम में गलती हो जाएगी। और बहुत सारे बच्चे सर सही तो किया था, गलत क्यों हो गया? क्योंकि तू क्वेश्चन को पढ़ना भूल गया। रीड क्वेश्चन केयरफुली। ओके, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, विच एवर इज हायर सर 1,90,000। 190 और 162, विच एवर इज लोअर सर 162। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, 162 मेरा है, ओके 162 मेरा निकल के आया एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट, ठीक है सर। अब मेरे को क्वेश्चन पूछने दो दिमाग में और देखना तो इसने क्या किया। लेकिन सर जो एक्सपेक्टेड रेंट है ना, वो 2 यूनिट का है। 1 यूनिट पे जाओ पहले। ओके, ये थी यहाँ काम वाली बात। ओके, यानी हमें यूनिट में फेयर रेंट को डिवाइड करना पड़ेगा। यस। क्या एक्सपेक्टेड रेंट को भी? यस। क्या स्टैंडर्ड रेंट को भी? हाँ। या तो टोटल निकाल के डिवाइड कर लो, या तो शुरू से डिवाइड करके ले चलो। जैसे क्वेश्चन ने क्या कर रखा है, शुरू से डिवाइड कर रखा है। 180 का हाफ, इसका हाफ, इसका हाफ, तो टोटल एक्सपेक्टेड रेंट कितना आ गया? 81,000। सर क्या हमारा भी आ सकता है? हाँ आ सकता है। 162 को जब डिवाइड करोगे 2 से तो 81,000 ही आएगा। तो 81,000 और 80,000 सर? नहीं सर। हाँ सर, यहाँ पे जो 80,000 आया ना, ध्यान से सुनना सर। मेरे को रेंट, एक्चुअल रेंट कितना मिलता है सर? 96। तेरे को 96 मिलता, मेरा 81 आ रहा है, यानी विच एवर इज हायर एक्चुअल रेंट। लेकिन मेरा एक्चुअल रेंट कम होने की वजह है वैकेंसी। और वैकेंसी अगर मान लो 12 महीने का रेंट 80,000 होता और मेरा 81 होता तो 81 को लेते। लेकिन मेरा तो 96 था, इसका 81 था। 96 से 80 किस लिए हुआ? क्योंकि वैकेंसी थी 2 मंथ की। 2 मंथ की वैकेंसी नहीं होती तो शायद हमारा एक्सपेक्टेड रेंट एक्चुअल रेंट होता। लेकिन एक्चुअल रेंट हमारा, एक्सपेक्टेड रेंट ही हमारा जेवी होता, राइट। एक्सपेक्टेड रेंट ही जेवी होता, लेकिन हमारा एक्चुअल रेंट कम है ड्यू टू वैकेंसी, इसलिए एक्चुअल रेंट को ही हम जेवी मानेंगे। तो यहाँ पे जेवी क्या हो गया सर? 60,000, 80,000, ठीक है। ये हमने क्या किया, ये सारी कहानी यहाँ पे लिखी रखी है, आप पढ़ लेना इसको, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो सर म्युनिसिपल टैक्सेस 5% था, तो ये आ गया 4750, 30% ऑफ दिस। देन इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। अच्छा, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय मिस्टर एक्स 5% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू। सर वाइट चार्जर, ये इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 1500 पर मंथ, लीज मनी, इंश्योरेंस चार्जेस, रिपेयर्स, लाइट एंड वाटर चार्जेस। सर मैंने आपको 24A पढ़ाया था। 24A में मैंने कहा था कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज अलाउ नहीं होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी 30% का क्लेम तुमको दे रहे हैं। ओके, कंप्यूट इनकम टैक्स, एक्साइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट द डिफॉल्ट टैक्स, मतलब डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, न्यू टैक्स रिजिम वो नहीं ले रहा है, नॉर्मल है, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसने मेरे को बोला कि सर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, सर ये तो 1500 दे रखा है ना यहाँ पे। हाँ, लेकिन ये पूरे घर का दे रखा है, और लेट आउट कितना है? हाफ। अब समझ में आया? हाँ, इसलिए हम उसको ले रहे हैं। ओके, तो हाफ कितना हो गया सर? हाफ हो गया 750, 750 का मल्टीप्लाई में 12, दिस इज 9000, ठीक है। दिस इज 31,575, तो ये आ गया टैक्सेबल पोर्शन। सर 7, वो तो 750 इधर भी आना चाहिए। हाँ, इधर भी आ गया। ये क्या हो गया? सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला आपका, दिस इज 9000, 9000, तो ये 9000 का लॉस आ गया। तो ये इसमें से ये वाला पोर्शन आपने एडजस्ट करा दिया, तो इनकम फ्रॉम हाउस परचेज 34,675। नो एडिशन विल बी अलाउड सेपरेटली फॉर लाइट एंड वाटर चार्जेस, लेस मनी, बट ये हम ऐसे लिखे, हम लोग लिखेंगे एज पर 24A, नो डिडक्शन अलाउड, फ्री वाली लाइन, बिकॉज ऑलरेडी 30% डिडक्शन गिवन ऑन NAV। ऐसे आप एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा और अच्छे तरीके से। सर मजा आ गया सर, बहुत क्वेश्चन कराए सर आपने। हाँ हाँ, अब तो तारीफ करोगे मेरी। अब मैं अपने नोट्स पे आता हूँ, बहुत सारा मैंने पढ़ा दिया है ना।
तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना, इश्क मेरा दर्द मेरा। हाय अब ना मेरी कुछ बातें लिखना चालू करो, लिखो इंपॉर्टेंट नोट्स। ये ऐसे लिखना, वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स, वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स। जो मैंने आपको सिखाया ना, मैं उस बात को लिखवाने जा रहा हूं, ठीक। वेयर द टैक्स, वेयर द हाउस प्रॉपर्टी held as stock in trade and not let out during the previous year, then NAV of such house shall be treated as nil for the period of 2 years from the end of financial year in which construction is completed। सर ये नोट किसके बारे में? बेटा ये नोट है कंस्ट्रक्शन वालों के लिए। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करके अपना घर बना लेते हैं, 10 घर बना लिए, एक घर को सेल कर दिया, दूसरे कर दिया, 30 लाख का घर बना, 50 लाख का बेच दिया, उसके लिए कहा जा रहा है, ध्यान से सुनना, कि भैया देखो तुमने हाउस प्रॉपर्टी बनाई, वेयर द हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक एंड ट्रेड, कि भैया तुम अपनी हाउस प्रॉपर्टी को स्टॉक एंड ट्रेड की तरह रख रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम इसको बेच दोगे अगले साल। एंड नॉट लेट आउट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और तुमने उसको किराए पे नहीं दे रखा है। स्टॉक एंड ट्रेड तो है लेकिन तुम उसे किराए पे नहीं दे रहे, क्योंकि खराब हो गया तो पैसा नहीं मिलेगा उसका। तो NAV ऑफ सच हाउसेस विल बी ट्रीटेड एज निल, हम उसकी वैल्यू निल ही मानेंगे, लेकिन अप टू 2 ईयर। अगर 2 साल तक भी तुमने उसको नहीं बेचा तब उसको डीम टू बी लेट आउट मान लेंगे। ये एक नया क्वेश्चन है, अब तक इस पे क्वेश्चन नहीं आए एग्जाम में, गलती से आ गया तो याद रखना। अगर कोई पर्सन बिजनेस कर रहा है, असेट बनाता है, हाउस प्रॉपर्टी बनाता है, बिकता है, 2 ईयर तक वेट करो, लेट आउट नहीं कर रखा ना उसने, कोई बात नहीं, उसको निल मानेंगे हम, एनुअल वैल्यू निल मांगेंगे। लेकिन अप टू 2 ईयर, 2 ईयर के बाद भी अगर तुम सेल नहीं कर पाए तो हम उसे डीम टू बी लेट आउट मानेंगे और तुम्हें उस पर टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। एक पॉइंट और लिखो, इसका नाम का 115 BAC। इफ assessee opt default taxation regime under 115 BAC, then interest on loan under section 24B in respect of self-occupied property, that is 30,000 slash 2 lakh, not allowed to assessee। तो हम assessee को ये अलाउ नहीं करेंगे। अभी अभी आपने क्वेश्चन देखा था, ठीक है, इसको मार्क कर लेना, RTP क्वेश्चन नंबर 10 May 24, और 5 स्टार लगा लेना उस क्वेश्चन पे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, एकदम जबरदस्त। अभी जो 2 क्वेश्चन हमने किए ना बुक से, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, वो भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है, प्लीज उसे मिस मत करना। मैं 5 स्टार क्वेश्चन भी लगा के दे देता हूँ,
आज ही, या फिर जो 5 स्टार क्वेश्चन है उसका एक पीडीएफ बना के भी मैं तुम्हें दे दूंगा टेलीग्राम के अंदर, ठीक है, जो भी हाउस प्रॉपर्टी करेंगे। तो क्या सर वही करें? नहीं बेटा, करना तो फुल है, लेकिन एमरजेंसी केस में तुम्हें वो करनी चाहिए, ठीक है, जिसको मैं अपने आने वाली अपकमिंग विघटनता लिस्ट का पार्ट बनाऊंगा क्वेश्चंस को, ठीक है। ओके, नाउ माय डियर फ्रेंड, पॉइंट नंबर 3 लिखिए। देखिए, if buyer acquired the property, मान लो कोई बायर है, उसने प्रॉपर्टी खरीदी और इंटर इनटू इन एग्रीमेंट, और इंटर इनटू एग्रीमेंट, और वो एक एग्रीमेंट में आ गया। एक बायर है, उसने प्रॉपर्टी खरीदी और वो एक एग्रीमेंट में आ गया विथ सेलर to take consideration in installment, then remaining amount shall be treated as loan। तो जो रिमेनिंग अमाउंट होगा आप उसे लोन कहेंगे, एंड एनी इंटरेस्ट इज पेड ऑन सच आउटस्टैंडिंग अमाउंट शैल बी अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B। लिखा सर, इफ बायर एक्वायर द प्रॉपर्टी, बायर ने क्या की, प्रॉपर्टी को खरीदा और इंटर इनटू एग्रीमेंट, या फिर कोई एग्रीमेंट उसने किया विद सेलर, किसके साथ कर रहा था, सेलर के साथ, टू टेक कंसिडरेशन इंस्टॉलमेंट। मतलब कि मैं किसी से बोल रहा हूँ भाई मेरे को ये घर खरीदना है, उसने बोला सर पैसे दे दो, 50 लाख दे दो। मैंने कहा 50 लाख नहीं है भाई, 20 लाख दे रहा हूँ। उसने कहा चल 30 लाख दोगे ना सर, 2 लाख का ब्याज लगेगा। मैंने कहा कोई नहीं, प्रॉपर्टी पसंद आ गई मैं दे दूंगा। तो जो 30 लाख पेंडिंग है ना, वो लोन कहलाएगा, और जो 2 लाख मैंने एक्स्ट्रा पे किया वो इंटरेस्ट कहलाएगा। वो बस वो यही समझाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है सर। लेकिन आज जो भी आप हमें पढ़ा रहे हो ना, लिखने का टाइम नहीं दे रहे। हाँ यार ये तो है, लिखने का टाइम तो आज मैंने दिया ही नहीं, और लिखने भी नहीं दिया मैंने आज। चलो लिखो फटाफट, राम 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 राम। एक एक्चुअली मैं पढ़ने में खो गया हूँ अभी, पढ़ाने में मेरे को मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है सर। इतना क्वेश्चन कराया फिर भी मज़ा आ रहा है। अच्छा 10 क्वेश्चन मैंने लास्ट लेक्चर तक करा दिए थे, और 5 क्वेश्चन अभी इस लेक्चर में करा दिए, 15 करा दिए मैंने। अभी मैं 1-2 और कराऊंगा, तो 17-18 क्वेश्चंस इस चैप्टर के अकॉर्डिंग इनफ है मेरी साइड से। जो रह गए हो बुक में वो सेल्फ होमवर्क होंगे, ठीक है। आइए इसको करिए, राम 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 1, राम 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 2, राम 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 3, राम 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 4, राम 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 5, राम 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 6, राम 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 7, राम 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 8, राम 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 9, राम 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 10, राम 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 11, राम 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 12, राम 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 1, राम 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 2, राम 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 3, राम 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 4, राम 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 5, राम 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 6, राम 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 7, राम 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 8, राम 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 9, राम 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 10, राम 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 11, राम 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 11, राम राम 13, राम 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 14, राम 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 15, राम 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 16, राम 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 17, राम 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 18, राम राम 19, राम 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 21, राम 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 22, राम 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 23, राम 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 1, राम राम 2, राम 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 3, राम 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 4, राम 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 5, राम 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 6। ओके बेबी, लेट्स डू इट। आइए जी 4th पॉइंट लिखिए, SOP सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी 30,000 एंड 2 लाख की लिमिट किस किस को मिलती है? क्या वो कंपनी को मिलती है? नो। क्या वो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन को मिलती है? नो। क्या वो हाउस म्युनिसिपल अथॉरिटी को मिलेगी? नो।
क्या वो एओपी बीओए को मिलेगी? नो, वो सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलती है, याद रखिएगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी एग्जेम्पशन available only in case of individual slash HUF. ओके, ब्रैकेट में लिखना दैट इज 30,000 स्लैश 2 लाख। ओके, फिफ्थ पॉइंट, सर कितना लिखवाओगे सर? अरे करवाने तो यार, मैंने फिर बोला सीखो, सीखने पे जाओ, नंबर पूरे आएंगे, तमीज से सीखो। फिफ्थ पॉइंट, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड टू foreign municipality also allowed as deduction। ठीक है, इसके लिए हमने कौन सा क्वेश्चन किया था? अभी अभी एक क्वेश्चन दिखाया था मैंने नहीं, ये वाला नहीं है, ये भी नहीं है, हाँ ये वाला है, MTP 1 का क्वेश्चन, MTP 1 का 3 का बी। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, MTP 1 का 3 का बी, MTP 1 का 3 का बी, M24 May 24 का क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, लास्ट लिखवा रहा हूँ पॉइंट, ठीक, इस वाले इंपॉर्टेंट नोट में, उसके बाद हम कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे। लिखिए, इंटरेस्ट फॉर द ईयर ऑन विच प्रॉपर्टी एक्वायर्ड और कंस्ट्रक्टेड then full year interest is allowed irrespective of date of acquisition slash construction। ये पॉइंट क्या कहता है मेरे बच्चे? ये क्या कह रहा है, ध्यान सुनना, ये कह रहा है भाई तुमने घर बना लिया, इंटरेस्ट फॉर द ईयर, तुमने घर बना लिया, ओके। वो कह रहा है घर बनाया, जिस साल में तुम्हारा घर बन के रेडी हुआ, या जिस साल तुमने घर खरीदा, उस साल हो सकता है तुमने 1 दिसंबर को रेडी किया हो या 1 दिसंबर को बाई किया हो, तो पूरे साल को मत देखो, तुम जिस ईयर रेडी हुआ है, गवर्नमेंट तुमको बधाई हो क्या गिफ्ट दे रही है, फुल इंटरेस्ट तुम उस ईयर क्लेम कर सकते हो, आपको उस ईयर की डेट नहीं चेक करनी है। ओके 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 ओके, मेरा ये टॉपिक हो गया। हाँ, नाउ आई वांट टू टीच यू कंपोजिट रेंट। इस पे क्वेश्चन आता नहीं है कंपोजिट रेंट, बट मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है, कॉन्सेप्ट है आपका कंपोजिट रेंट। सर लिखने का टाइम तो दे दो, ओके, 3 तक लिखने का टाइम दे दिया था ना, 4 से लिख लो। राम 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 1, राम 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 2, राम 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 3, राम 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 4, राम 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 राम। सर आप थकते नहीं हो? थकता हूँ, राम का जाप जैसे कर रहा हूँ करता हूँ, फिर ठीक हो जाता हूँ। तुम भी अल्लाह को, रब को, जय जनेन्द्रा, कुछ भी किसी को भी मानते हो, उसके साथ अपनी शक्ति को मिला लो, या फिर एक उनकी शक्ति का आशीर्वाद खुद पे लेते रहो, थकान भाग जाएगी, काम पूरे होंगे, दुआएं मिलेगी और ऊपर उठते रहोगे। जैसे मैं राम राम कर रहा हूँ, तुम अपने मन में अपना जाप करो, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, जो भी तुम करते हो अपने मन में चैंटिंग करते रहो, तुम्हें बहुत पावर मिलेगी। राम 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 1, राम 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 2, राम 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 3, राम 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 4, राम 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 5, राम 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 6, 7, राम 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 8। चलो जी, अगला कॉन्सेप्ट है हमारे पास। इस कॉन्सेप्ट के पास बस एक ही कॉन्सेप्ट रह जाता है, वो है सेक्शन 27। ठीक है, बाकी सारे कॉन्सेप्ट हो गए हमारे। कंपोजिट रेंट, कंपोजिट रेंट ये कह रहा है कि मान लो तुम्हारे पास होटल है, कोई रहने आएगा तो क्या घर से
मान लो तुम यहाँ से शिमला गए अपनी वाइफ के साथ, ओके, रोमांस करने, या फिर आप अगर लड़की हैं तो आप अपने हस्बैंड के साथ, ठीक है, पूजा आरती करने शिमला गई हैं, ठीक है, ओके गुड फाइन। और वहाँ पे जब तुम जाओगी तो क्या तुम अपना बेड साथ में ले जाओगे, क्या अपना फ्रिज साथ में ले जाओगे, अपना फैन एसी कूलर सब ले जाओगे? नहीं सर। व्हेन वी पेइंग इन अ होटल ना, तो वी गिविंग अ चार्ज ऑफ होटल चार्जेस, रूम चार्जेस, ओके। बट क्या हम कहते हैं सर रूम चार्जेस में एसी हटा लो, सब हटा लो, सब हटा लो, हमें सिर्फ विदाउट अकोमोडेशन चार्जेस पे करने? नो, कुछ ना कुछ तो उसमें रहता ही है, सुविधा देते हैं वो लोग। तुम जैसे मैं बालाजी जाता हूँ, वहाँ पे कूलर लगा रहता है, बिस्तर लगा रहता है, फैन लगा रहता है, लाइट्स लगी रहती है, कम से कम इतना तो रहता ही रहता है। किसी में भी एसी वाला है तो एसी लगा रहता है, लगा रहेगा भाई, वरना खाली रहना है तो हम अपनी कार में ही लेटे रहे ना। वॉशरूम जाना है कुछ तो दो, एकोमोडेशन तो दो। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ बात आ रही है कंपोजिट। कंपोजिट में सिंपल सी बात है, अब यहाँ पे टैक्स के एंगल से उसकी बात हो रही है। अगर हाउस प्रॉपर्टी तुम चार्ज कर रहे हो, अगर उसमें लिखा हुआ है सर रूम का चार्जेस था 2000 और 2000 चार्ज था अकोमोडेशन का, तो टोटल हो गया 4000। तो 2000 जो अलग से तुम बता रहे हो वो चार्ज हो जाएगा हाउस प्रॉपर्टी में, और 2000 जो रिमेनिंग है, मतलब टोटल 4000 था, 4000 में 2000 चला जाएगा हाउस प्रॉपर्टी, और जो अकोमोडेशन के चार्जेस थे वो चला जाएगा पीजीबीपी या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सर पीजीबीपी में कब जाएगा? बिजनेस इनकम कब है? जब तुम होटल ही चलाते हो, होटल ही चलाते हो, तुम्हारा और कोई धंधा नहीं है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्या चलाते हो? तुम्हारे पास ये बिजनेस नहीं है, बस एक घर था किसी को दे दिया, जैसे मेरा स्टूडियो है, कोई आया इसको यूज़ कर लिया, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, उसने कहा ले भाई 2000 रुपये, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, मैं अपना कैमरा किसी को यूज़ करने के लिए देता। अब मान लो मेरी कार है, इमरजेंसी में किसी ने मांग ली, भाई एक्सीडेंट हो गया दे दो, मैंने उसे दे दी, 2000 रुपये मिल गए। आई एम नॉट द प्रोफेशनल कि बार बार एक्सीडेंट हो और मैं अपनी कार रेंट पे लगाऊं, नो। इसी तरीके से कुछ बाबा, कुछ दादा, कुछ दादी होती है, उनके पास एक घर होता है, बस एक घर ही सहारा होता है जीने का, उनके निकम्मे बच्चों ने उनको पहले ही बाहर कर दिया, तो कहते हैं भैया इसी में तुम किराए पे रह लो, जो बन जाए वो दे देना। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स उनके लिए। बट इफ़ यू आर अ प्रोफेशनल, यू वांट टू अर्न द इनकम फ्रॉम द सोर्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन, देन इट विल ट्रीटेड इन अ पीजीबीपी इनकम। सर लेकिन सेपरेशन है ही नहीं, एग्रीमेंट है ही नहीं, तो ये पीजीबीपी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा, फिर ये हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। ओके, लेट्स डू इट। ये कब लगता है? व्हेन रेंटल इनकम from house property as well as attached asset। attached assets मतलब एसी, कूलर, बेड और फैसिलिटीज, ओके, जो भी दी जा रही है। इस केस में क्या होगा? केस नंबर 1, एग्रीमेंट इज सेपरेबल, एग्रीमेंट इज सेपरेबल, आपका एग्रीमेंट जो है वो सेपरेबल है, एग्रीमेंट सेपरेबल है। देन रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी जो है वो कहाँ जाएगा? टैक्सेबल अंडर हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, या फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लिखो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, IFHP, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, IFPGBP, इनकम फ्रॉम PGBP, IFOS, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। शॉर्ट फॉर्म होती है, सीख जाना प्लीज, धीरे धीरे सीखे जाओगे। रेंट ऑफ अदर असेट जो यूज हुई सर उसका, सर दैट इज टैक्सेबल अंडर PGBP स्लैश अदर सोर्स, या तो PGBP में टैक्सेबल होगा या फिर PGBP, ये थोड़ा सही से लिखा नहीं मैंने, PGBP स्लैश अदर सोर्स, या तो PGBP है या तो अदर सोर्स है, या तो PGBP है या तो अदर सोर्स है, दोनों में से कोई एक है। ओके, PGBP कब? जब प्रोफेशनल हो, अदर सोर्स मतलब तुमने एक आध घर कोई लगा रखा है तब। नाउ सेकंड केस, एग्रीमेंट इज नॉट सेपरेबल, इज नॉट सेपरेबल, तुम्हारा एग्रीमेंट अलग से नहीं हो रखा, तो पूरी इनकम कहाँ चली जाएगी? PGBP में।
टोटल रेंट टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है, सर हमारी प्रॉपर्टी की एग्रीमेंट छोड़ो, हमारी प्रॉपर्टी पॉसिबल ही नहीं है बिना अदर्स असेट दिए। मतलब हमें चाय देनी है तो साथ में कप भी देना पड़ेगा, बिना कप के चाय देना पॉसिबल ही नहीं है। उसी तरीके से हमारी प्रॉपर्टी विदाउट असेट पॉसिबल ही नहीं है। अगर तुम्हारी प्रॉपर्टी ऐसी है जिसमें सेपरेशन पॉसिबल नहीं है, 100% वो अलॉन्ग विथ ही जाएगी, यानी वो प्रॉपर्टी असेट के साथ ही दी जाएगी, तो उसको तुम पीजीबीपी अदर सोर्स में चार्ज करोगे। ठीक है, यहाँ पे सीट फुल हो गई सर, सीट फुल कह रहा हूँ, नोट्स फुल हो गए। चलो कोई नहीं, मैं कोशिश करता हूँ लिखने की। लिखो, इफ लेट आउट इज नॉट पॉसिबल विदाउट asset, then rent is taxable। कहाँ जाएगा रेंट? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स या फिर पीजीबीपी। चलो ये नोट लिख लो फटाफट, ये हमारा एक कॉन्सेप्ट और हो गया। अभी मैं बुक से रीड आउट करा देता हूँ, वैसे इस पे क्वेश्चन अलग से सेपरेटली, एक आध थ्योरी कहीं आ गई तो आ गई, ठीक है, तो हमें कंफ्यूज करने के लिए। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे। देखो एक तरीका है मैं बाकी टीचर्स की तरह सॉन्ग लगाऊं, बट मुझे सॉन्ग से अच्छा है मैं भी थोड़ा सा भजन सुन लूँ, आप भी सुन लो, या फिर राम 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 चैंटिंग कर लो, कुछ ऐसा कि तुम्हें एनर्जी मिले दोबारा से बाउंस बैक करने की। ठीक है, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 तीन। हमारे ना ग्रुप में मतलब जो बच्चे टैक्स का लेक्चर देख रहे हैं उसमें से कुछ बच्चे बहुत ही लाजवाब हैं। लेक्चर नहीं आएगा, रोज मैसेज आएगा, सर लेक्चर कब डालोगे, लेक्चर कब डालोगे, लेक्चर कब डालोगे, लेकिन लेक्चर आने के बाद मुझे गुरु दक्षिणा भी नहीं देना चाहते। याद रखना, कर्ण परशुराम जी को गुरु दक्षिणा नहीं दे पाए थे, इसलिए महाभारत में हार गए। गुरु का आशीर्वाद नहीं था कर्ण के साथ। तुम भी सीख रहे हो लेकिन गुरु दक्षिणा नहीं देते। गुरु दक्षिणा क्या मांगी मैंने? एक थैंक यू बोल दो यार कमेंट बॉक्स में, क्या जाता है, अपने गुरु को एक दक्षिणा तो बनती है यार, थैंक यू बोल दो यार, मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे लिए ईमानदारी से। एक होता कंजूसी से, छोड़ दो ना, क्या जरूरत है पढ़ाने की, मैंने तो अपना पढ़ा दिया ना। मैं सिर्फ कर्म नहीं करना चाहता, मैं वो कर्म करना चाहता हूँ कि मैं ऊपर वाले को बोल सकूँ कि हे प्रभु मैंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया है। ठीक है, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, दास की नगरिया रामा। चलो जी बुक से सर दिखा दो ये वाला कॉन्सेप्ट एक बार। ओके सर पता ही नहीं चल रहा सर, 4 लेक्चर में आपने इतना बढ़िया पढ़ा दिया। अरे यार प्रभु की कृपा है यार, मैं कौन होता हूँ, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। लो जी, कंपोजिट रेंट, आइए से एक बार बुक से पढ़ लेते हैं। मीनिंग ऑफ कंपोजिट रेंट, द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी मे समटाइम्स receive rent in respect of building as well, other assets like furniture, plant and machinery for different service like lift, security, power backups. Tax treatment for composite rent, where the composite rent includes rent for building and charges for different service. The composite rent is has split up, अगर split up possible है, agreement है, दोनों अलग अलग हो सकते हैं, तो जो हाउस प्रॉपर्टी का पोर्शन है वो हाउस प्रॉपर्टी में चला जाएगा, जो अदर सर्विस का पोर्शन है वो पीजीबीपी और अदर सोर्स में आ जाएगा। मैनर ऑफ स्प्लिट अप कैसे करेंगे आप, वो इस इधर बता रखा है, आप एक बार इसको पढ़ सकते हैं। ये मैं आपके होमवर्क में दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आने में चांसेस नहीं है, इसलिए मैं इसको होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है सर, मेरा ना एक क्वेश्चन करवाने का मन कर रहा है, बहुत देर से हमने क्वेश्चन नहीं किया, क्वेश्चन करने के बाद सेक्शन 27 करेंगे, चैप्टर को पैकअप करेंगे। चलो जी, एक क्वेश्चन है, देखते हैं क्या जवाब होगा इसका, और सही जवाब देने को वाले को, अगर इस क्वेश्चन का सही जवाब तूने दिया मेरा बिना बताए क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए,
तो मैं मानूंगा कि इस बार, और मैं तुम्हें दिल से आशीर्वाद दूंगा कि जा मेरे बच्चे, इस बार तो 100% पास होने वाला है। कमेंट बॉक्स में बिना देखे इसका जवाब दे देना। वीडियो को यहाँ पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, यहाँ लिखना, और आंसर की प्रेजेंटेशन मुझे व्हाट्सअप पे भेजना 9357199404 पे। हाँ, गुरु दक्षिणा के तौर पे थैंक यू सर लिख देना प्लीज़। ओके, मिस्टर विकास, ऑन अ हाउस प्रॉपर्टी हुज म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट एंड स्टैंडर्ड रेंट इज 96,000, 1,26,000 और 1,08,000। ठीक है सर। तो सर विकास ऑन सा हाउस प्रॉपर्टी म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है सर? म्युनिसिपल वैल्यू 96,000। ओके, एंड इसने क्या बोला? फेयर रेंट इज 1,26,000। एंड उसके बाद इसने बोला स्टैंडर्ड रेंट इज 1,08,000। तो विच एवर इज हायर 1,26,000 एंड विच एवर इज लोअर 1,08,000। ओके, ये हमारा हो गया एक्सपेक्टेड रेंट। नाउ 1/3 पोर्शन ऑफ द हाउस वाज लेट आउट। 1/3 लेट आउट है एंड 2/3 सेल्फ ऑक्यूपाइड। ओके, एट अ मंथली रेंट ऑफ 5,000। तो हमें जो भी चीज़ें हैं 96 का 1/3 करो, 126 का 1/3 करो, 18 का 1/3 करो, या फिर 1,08,000 आया है, अगर मैं इसका भी 1/3 कर देता हूँ तो भी आंसर सही आएगा। ठीक है। नाउ द रिमेनिंग 2/3 पोर्शन वॉज सेल्फ ऑक्यूपाइड। म्युनिसिपल टैक्स 11% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू। तो 11% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू इज 96,000, लेकिन मैं उसका भी तो 1/3 लूंगा भाई, पूरा कैसे ले सकता हूँ? और जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है 2/3, उसमें तो कुछ अलाउ होगा ही नहीं। ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस वाज बिगन इन 2016 एंड वाज कंप्लीटेड 31 मार्च 2019। क्या ये 5 ईयर में हो गया था? हाँ, हो गया था। विकास टुक अ लोन ऑफ 1 लाख ऑन 1 जुलाई। सर उसने 1 जुलाई 2016 में एक लोन लिया था 1 लाख का। ही पेड इंटरेस्ट ऑफ 12% का इंटरेस्ट ले रहा था। तो क्या 2019 में कंप्लीट हुआ? तो क्या प्री इंटरेस्ट 2019, 20, 21, 22, 23, 24, क्या इस ईयर वो 1/5 का ले पाएगा बेनिफिट? सर 5 ईयर के अंदर लिया जाता है। क्या है? हाँ है, ले सकते हैं। ओके, तो 1 लाख मल्टीप्लाई में 12%, 5 सालों को जोड़ के रखो, डिवाइड बाय 5 कर दो, इस ईयर क्लेम हो जाएगा। लेकिन 1/3 याद रखना, 2/3 नहीं। और 2/3 वाले पे लिमिट देखनी पड़ेगी अप टू 2 लाख, राइट। इस ईयर आओ, 1 लाख मल्टीप्लाई में 12%, 1/3 लिमिट चेक करो, 2/3 लिमिट चेक करो। दोनों को ही, जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है मैक्सिमम 2 लाख से ज़्यादा नहीं जाएगा, और जो लेट आउट है उसमें लिमिट नहीं लगती। ओके, कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और मिस्टर विकास। एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट। कह रहा भैया मैं आउट कर रहा हूँ, मुझे ये वाली स्कीम नहीं चाहिए। तो देखो, इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, तो इन्होंने बता रखा है सर इंटरेस्ट 1 लाख, 12% 12,000। प्री कंस्ट्रक्शन का इन्होंने बताया सर 33,000 हो गया हमारा। 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में 6,600 हो गया। तो 12,000 प्लस 6,600 इज 18,600। तो इसको 1/3 और 2/3 में आप डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, तो 1/3 हो गया 6,200 एंड 2/3 हो गया सर 12,400। यहाँ तक क्लियर? ओके। और सर क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल है इनकी। इन्होंने हमें रेंट का कैलकुलेशन दिखाया क्या? वो उन्होंने नहीं दिखाया, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। 96,000 का 1/3, 1,26,000 का 1/3, 1,08,000 का 1/3, उसके बाद आप चेक कर लेना इनके हिसाब से जो भी आया हुआ है। और 5,000 इंटू 12, 60,000, विच एवर इज हायर। तो उन्होंने एक्सपेक्टेड रेंट इज 36 और एक्चुअल रेंट इज, सर निकाला तो है यहाँ पे 1,08,000 का 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने निकाल दिया 36,000, विच एवर इज हायर 60,000। म्युनिसिपल टैक्सेस इज 11% ऑफ 96, बट उसका 1/3 लेंगे ओनली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था। अगर तुम कर पाए होगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाओगे तो कोई बात नहीं, कर लोगे, प्रैक्टिस करो। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं सर 17-18 क्वेश्चन करवा दी मैंने आपको। अब मैं आपको लास्ट कॉन्सेप्ट कराने जा रहा हूँ। थोड़ा सा लंबा टॉपिक जाएगा, लेकिन आज चैप्टर को ओवर ही कर देते हैं। ठीक है, हाँ, एक और कॉन्सेप्ट है छोटा सा, वो है मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी। मोर देन 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। सर मोर देन 2 को तो हम मानते हैं डीम टू बी लेट आउट। यस, इफ एसएससी
हैज़ मोर देन 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, एसएससी के पास हैज़ मोर देन 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, एसएससी हैज़ मोर देन 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। लेट्स सपोज एक है उसके पास दिल्ली में, एक है पंजाब में, एक है गुजरात में। ध्यान से सुनना। अच्छा एक चीज़ मुझे बताओ, तुम ऑल इंडिया रैंक 1 ले आए, तूने बोला सर कौन सी मिठाई खाओगे, मैंने कहा जी 200 रुपये वाले लड्डू और काजू कतली, तुम मुझे कौन सा खिलाना चाहोगे? देखो सच यही है, तुम कंजूसी से निकालते हो। भगवान के आगे भी जाते हो ना तो नोट देखते हो, सबसे पुराना नोट और 10 रुपये या 5 रुपये 1 रुपये का नोट कौन सा है। सबसे कभी भी तुम अपनी ज़िंदगी में हायर कभी पे ही नहीं करना चाहते। तो उसी तरीके से यहाँ पे अप्लाई होता है। मान लो एक में तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा, मान लो एक में टैक्स देना पड़ रहा है 10,000, एक में टैक्स देना पड़ रहा है 2,000 और एक में नहीं देना पड़ रहा। गवर्नमेंट ने पूछा बता किस पे टैक्स देगा, सब कहेंगे गुजरात वाले पे टैक्स देंगे क्योंकि उस पर टैक्स देना ही नहीं है। जब देने की बारी आती है तो इंसान सबसे कम में देता है। मैं आपको लॉजिक डाल रहा हूँ दिमाग में, लॉजिक क्लियर हो गया तो क्लियर हो जाएगा। तो वही अगर मैं पूछूं कि भाई टैक्स तुम्हें देना है, इस पे है सर 5,000, इस पे है 15,000 और इस पे है सर 50,000। कोई भी दो घर बता दो, कोई भी दो घर बता दो या कोई भी एक घर बताओ जिसको तुम लेट आउट मानना चाहते हो। तो सर सबसे कम टैक्स इस पे देना है सर दिल्ली वाले पे, तो तुम कहोगे दिल्ली वाला। यानी तुम ऑलवेज किसे पिक करोगे? जिस पे टैक्स सबसे कम जाएगा। बस यही है गेम इसका। सर एक और गेम खेल लेते हैं। मान लो टैक्स यहाँ देना है 2,000, यहाँ देना है 15,000 और यहाँ देना है 30,000। तुम किसे पिक करोगे? सर 2,000 वाले को। और सर किसे पिक करोगे? सर 15 वाले को। सर पंजाब को पिक करना चाहोगे? नहीं। बस यही गेम है इसका, यही है क्वेश्चन तुम्हारा कि तुम किसे पिक करोगे। सर हम उसे पिक करेंगे, हम ना सर सबका परमुटेशन कॉम्बिनेशन निकालेंगे और जिसका टैक्स हमें सबसे कम पे करना पड़ेगा हम वो वाली हाउस प्रॉपर्टी को पिक करेंगे। यानी हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, यस कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। जैसे ऑप्शन रख लेते हैं सर। ऑप्शन नंबर 1, मान लीजिए हम इसमें सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, ये भी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, हमने मान लिया ये डीम टू बी लेट आउट है। सर ये चीज़ तो मैं बता रहा हूँ ना कैलकुलेट करके, क्वेश्चन में तो दे नहीं रखा होगा तो वहाँ निकालना पड़ेगा। ऑप्शन 1, दिल्ली property and Punjab property is self occupied property, Delhi and Punjab property self occupied property and we are assuming Gujarat property is deemed to be let out। फिर आप कैलकुलेशन कर लो, देख लो टैक्स क्या आया। फिर ऑप्शन 2, लेट्स सपोज दिस इज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, दिस इज डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी एंड दिस इज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। ऑप्शन 3, डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। नाउ थिंक मेरा टैक्स ऑप्शन 1 में कम है, ऑप्शन 2 में कम है, ऑप्शन 3 में कम है, जिसपे मेरा टैक्स सबसे कम है वो प्रॉपर्टी मेरी होगी, वो ऑप्शन मैं पिक करूंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन था एग्जाम में और बहुत दिनों से नहीं आया है, कभी आपके एग्जाम में उठ के आ सकता है। मैं आपको शो कर देता हूँ और वो होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको। अगर तुम उसका सही जवाब कर पाए तो मेरी तरफ से तुम्हें डेयरी मिल्क है। 5 मिनट में, इस लेक्चर के अपलोड होने के 10 मिनट के अंदर तुम्हारा जवाब कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए प्रेजेंटेशन के साथ। अगर सही किया तो मैं तुम्हें डेयरी मिल्क खरीद के दूंगा, वो भी 80 रुपीज़ वाली एक आती है ना, कौन सी आती है मुझे नाम याद नहीं आ रहा, 80 या 90 वाली आती है, मैं दूंगा, फ़ोन पे करूंगा तुम्हें पक्का। फटाफट लेक्चर अपलोड होने के 10 मिनट के अंदर जवाब कमेंट बॉक्स में और उसका स्क्रीनशॉट जो प्रेजेंटेशन तुमने लिखी वो मुझे व्हाट्सएप पे आ जानी चाहिए। ठीक है पक्का, ठीक है। महेश हैज़ अ 3 हाउस all of which are self occupied, तीनों ही self occupied है। the particulars of the houses, तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने देखो एक ऑप्शन कैलकुलेट करके दिखाया, लेकिन तरीका क्या होना चाहिए, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, उसके बाद तुम बताओगे बेस्ट वाला ऑप्शन कौन सा है। बाकी दो क्या हो जाएंगे, वर्किंग नोट हो जाएंगे। ठीक है, बेस्ट तीनों सॉल्व करके तीनों में मुझे दिखा दो, सही जो दिखाएगा उसको मेरी तरफ से गिफ्ट डेयरी मिल्क चॉकलेट। ओके सर हम डेयरी मिल्क नहीं खाते, अरे कुछ जो खाओगे उसके पैसे मैं तुम्हें ट्रांसफर करूंगा, करके दिखाना, ये तुम्हारा होमवर्क है। पैटर्न क्या है, जिसका टैक्स मुझे कम देना पड़ेगा उसको मैं पिक करूंगा। पहले दो को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानो, थर्ड को डीम टू बी लेट आउट, दूसरे वाले में पहले वाले को लेट आउट, लास्ट वाले को सॉरी पहले वाले को लेट आउट, दो को सेल्फ ऑक्यूपाइड, थर्ड वाले में सेल्फ ऑक्यूपाइड, लेट आउट, सेल्फ ऑक्यूपाइड। ठीक है, जैसा मैंने कहा वैसे करके दिखा देना, ये होमवर्क क्वेश्चन है। चलो सर अब एक लास्ट क्वेश्चन, लास्ट कॉन्सेप्ट जिसका हम वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा अराउंड 20 मिनट्स, लेकिन खत्म हो जाएगा अभी के अभी। आज टाटा बाय बाय कर ही देते हैं। रामा रामा रटते रटते
या आ जाते हैं सर। सेक्शन 27, दिस इज डीम्ड ऑनर। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई तुम डॉक्यूमेंट पे हो सकता है मालिक ना हो, लेकिन हकीकत में तुम ही मालिक हो और हम तुमसे ही टैक्स लेंगे। वो कहते हैं ना, हम काले हुए तो क्या हुआ दिल वाले हैं। इट मीन्स वी डोंट नो यू आर ऑनर और नॉट ऑनर, वी विल एज्यूम यू आर ऑनर एंड ऑनर। मतलब तुम मालिक हो या नहीं हो कागज पे। एक होता है ना सब्सटेंस ओवर फॉर्म, ES1 में तुमने पढ़ा होगा अकाउंट में, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या कहता है कि बेटा एक्चुअल में आके देखेंगे कि इसका मालिक कौन है और टैक्स उसी से लेंगे। एग्जाम्पल दीजिए सर। पहला एग्जाम्पल सर, 4 ही केस कराऊंगा, तुम्हारा मूड बन जाएगा। पहला, कई बार क्या होता है, मान लो टैक्स आ रहा है हाउस प्रॉपर्टी से 5 लाख का, मेरा ऑलरेडी 12 लाख का टैक्स हो चुका है, मुझे टैक्स देना ही है। अगर मेरी इनकम 15 लाख को क्रॉस कर गई तो मुझे 30% का टैक्स देना पड़ेगा। पता है ना तुम लोग को, पता है कि नहीं पता? न्यू टैक्स रेजिम में कैलकुलेशन करवाई थी। तो मैंने क्या किया, अपनी वाइफ के नाम पे, मेरी वाइफ बोली थी वैलेंटाइन डे पे आज तक तुमने मुझे दिया ही क्या है। ठीक है, तुम्हारी भाभी बोली आज तक तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, आज तक मुझे तुमने दिया ही क्या है। अब कोई क्या बताए कि क्या दिया क्या लिया। मैंने कहा चल ले, एक फ्लैट आज से तेरे नाम। वो बड़ी खुश कि मेरे नाम पे फ्लैट हो गया, उसको क्या पता टैक्स प्लानिंग चल रही है। तो असेसिंग ऑफिसर भाई साहब ने पूछा भाभी, उसने बोला हाँ जी भैया बताओ। भाभी एक बात बताओ, ये फ्लैट आपका है? जी हाँ मेरा है। ओके, आपने खरीदा था? नहीं जी खरीदा तो उन्होंने था, वो जो सर है ना विनीत सर, उन्होंने खरीदा। ओके, क्या आप इनकम अर्न करती हैं? जी नहीं। तो आपने ये थोड़ी ना खरीदा। हाँ, किसका ये? उनका। और जब उन्होंने मुझसे बात की तो बात तो प्यार वाली बाहर आई जाती है कि वो समझ गया कि दिस इज टैक्स प्लानिंग। उसका घर तब मानते जब वो इनकम अर्न करती, उसका घर तब मानते जब वो अपने लिए परचेज करते, उसकी इनकम तब मानते जब वो क्वालिफाइड होती। बट वो उनका घर है ही नहीं, मैंने बस इसलिए और इसलिए ट्रांसफ़र किया, मैंने इसलिए और इसलिए ट्रांसफ़र किया कि मुझे टैक्स ना देना पड़े। तो गवर्नमेंट कह रही है बेटा बेशक ये प्रॉपर्टी अब भाभी के नाम पे है, लेकिन भैया ही टैक्स इस पे भरेंगे। स्वाहा, आ जाओ लिखो, ट्रांसफर टू अ स्पाउस। स्पाउस मतलब भाभी, तुम्हारी मेहरारू नहीं है, चिंता मत करो, अभी तुम सीखो। ठीक है, इफ एनी इंडिविजुअल ट्रांसफर हाउस प्रॉपर्टी टू his or her spouse for without consideration or inadequate consideration, then such individual is treated as deemed owner of such house property of such house property। बस काफ़ी है इतना। एक बार रीडिंग देता हूं मैं। इफ़ एनी इंडिविजुअल ट्रांसफर हाउस प्रॉपर्टी टू हिज और हर हाउस स्पाउस, मतलब आप अपनी अर्धांगिनी को, जीवन साथनी को, या जीवन संगना और अर्धांगना, ठीक है लड़कियों के केस में, फॉर विदाउट कंसिडरेशन, या तो पैसे ही नहीं ले रहे, और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन मतलब तुम क्या कह रहे हो, मैं तुम्हारे लिए एक शर्ट लेके आई हूँ, ठीक है, खुशी में तुमने फ्लैट नाम कर दिया, बेटा इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, देन सच इंडिविजुअल इज ट्रीटेड एज डीम्ड ऑनर ऑफ सच हाउस प्रॉपर्टी। ओके, नाउ
अब इस केस में क्या हुआ, मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, लेट सपोज मैं खुद 30 साल का, मेरे बच्चे हो गए 30 साल के। सर इतने एडवांस बच्चे, एज्यूम कर लो, ठीक है चलो सर ठीक है 10 साल का हो गया सर, 20 साल में शादी कर ली, अरे ठीक है यार 5 साल का, अब तो ठीक है सर अरे एग्जाम्पल तो लेने दो यार, हर चीज़ में उंगली मत करो, ठीक है। सर इसमें एक केस और है डिवोर्स वाला, वो अभी मैं डिस्कस करूंगा, पहले बच्चे वाला केस बता देता हूँ, उसके बाद फिर भाभी वाले पे दोबारा आऊँगा। पहले बच्चा पैदा कर लेते तब डिवोर्स करेंगे ना, पहले क्यों डिवोर्स करें, ओके। सर बड़े चालू आप, अरे समझो तो सही भावनाओं को। अब वो बच्चा हुआ, मैंने कहा यार एक तो वाइफ के नाम पे कर दिया, तो असेसिंग ऑफिसर ने मेरे को पकड़ लिया, मैंने कहा इस बार बच्चे के नाम पे करता हूँ, अब मेरे को वो कैसे पकड़ेगा। लेकिन वो बच्चा आइसक्रीम खाने वाला छोटा बच्चा, बेबी यस अंकल, बेबी चोकोबार खाओगे, नहीं अंकल ऑरेंज आइसक्रीम खाऊंगा, ओके ऑरेंज खाओगे, लो बेबी ऑरेंज। बेबी ये घर किसका है, अंकल पापा का। बेटा इसमें तो तुम्हारा नाम लिखा है, अंकल मेरे को नहीं पता, पापा बोले साइन कर, मैंने कर दिया, आई डोंट नो। बेबी श्योर ये पापा का है, हाँ। बेटा तुम्हारी कोई इनकम है क्या, अरे अंकल मैं तो खुद स्कूल जाता हूँ, 10 रुपये पॉकेट मनी मिलती है पापा से, उम्मीद कहाँ से घर खरीदूंगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो मैंने बच्चे के नाम पे प्रॉपर्टी इसलिए की ताकि टैक्स बच्चे के नाम पे शिफ्ट हो, तो वो 3 लाख रुपए वो क्लेम कर ले, उसको टैक्स ना भरना पड़े और मुझे भी टैक्स कम करना पड़े। तो असेसिंग ऑफिसर बोल रहा है तू तो गयो भाव, तू तो गयो, चल आजा, पप्पा इज द ऑनर एंड पप्पा विल पे द टैक्स, ओके। सुनो आप, ट्रांसफर टू अ माइनर चाइल्ड। सच बोलूँ तो मैं भी थक गया हूँ लेक्चर रिकॉर्ड करते करते, लेकिन टॉपिक कंप्लीट कर ले, ठीक है। टू अ माइनर चाइल्ड, इफ एन, एन मत लिखो, इफ एनी लिखो डायरेक्ट, इफ एनी इंडिविजुअल ट्रांसफर एनी हाउस प्रॉपर्टी to a minor child for without consideration or inadequate consideration, then such individual is treated as deemed honor। ये बोलता है इफ एनी इंडिविजुअल ट्रांसफर एनी हाउस प्रॉपर्टी टू अ माइनर चाइल्ड, पप्पा ने अपने बेटे के नाम कर दी, फॉर विदाउट कंसिडरेशन, बच्चा क्या देगा, पप्पा मैं आपको किच्छी दे सकता हूँ, अरे नहीं रे बेटा, और इन एजुकेशन पप्पा मेरा होमवर्क 2 स्टार, ओके। देन सच इंडिविजुअल इज ट्रीटेड एज डीम्ड ऑनर, पप्पा ही डीम्ड ऑनर कहलाएंगे, उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब हो गया जी तुम्हारी भाभी से डिवोर्स, यह भाभी हो गई है बूढ़ी। तुमने एनिमल मूवी तो देखी होगी, ठीक है, रणविजय सिंह, भाभी 2 नहीं देखा तो देख लोगे कभी, हाँ। तो भाभी 1 साइड, भाभी 2 कमेंट, तो भाभी 1 बोली वी आर लिव अपार्ट, हम दोनों अलग अलग रहेंगे। अगर अलग अलग रहने वाला केस आ गया तो गवर्नमेंट कहेगी भाई तू अपना कमा अपना खा, ठीक है, तो वो उस केस में भाभी के नाम पे माना जाएगा, हस्बैंड के नाम पे नहीं माना जाएगा। सर आप अपनी तरफ सारा क्यों कर रहे हो, अरे बेटा तुम और मैं ऐसी तो बोलेंगे, एग्जाम्पल ले रहे बाबा, काहे को टेंशन ले रहा है, ठीक है। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या है सर, भाभी 2, हाँ सर एक्सेप्शन में भी भाभी घुसा रही, भगवान, सीखो सीखो। ट्रांसफर इज, ट्रांसफर इन कनेक्शन लिखो, इन कनेक्शन ऑफ लिव अपार्ट, ट्रांसफर इन कनेक्शन ऑफ लिव अपार्ट, जब अलग अलग रहने की बातचीत चालू हो गई है। ट्रांसफर ऑफ अ माइनर चाइल्ड टू अ माइनर चाइल्ड,
अब माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर हो रहा है, इसका एक्सेप्शन है एक। तुमने एक गाना सुना होगा, बाबुल की दुआएं लेते जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। एक बाप अपनी बेटी को दहेज में जो दे रहा है, अरे कम बैक कम बैक कम बैक, दहेज देना नॉट अलाउड। ओके, पुराने टाइम में चलते हैं, गांधी जी के टाइम में। गांधी जी का हुआ था बाल विवाह कस्तूरबा गांधी से। आई थिंक तुम्हें नाम याद आ रहा हो। ओके, नहीं सुना तो बापू जी की बायोग्राफी सुनना। तो बापू का हुआ था शादी बचपन में, जब उनकी एज बहुत कम थी, उनको समझ में भी नहीं आता था। उनके वहाँ उन्होंने अपनी बुक में लिखा है, मेरी कस्तूरबा से बहुत लड़ाई होती थी, हम दोनों हमेशा एक दूसरे को काटने के लिए दौड़ते थे। अरे गला काटना, एक दूसरे को मारना पीटना, कौन सा काटना, तुम तो एकदम बावलो छोकरो। तो उस केस में कस्तूरबा गांधी के जो पप्पा मम्मी थे, उन्होंने जो भी उसको दिया होगा, मान लो एक प्रॉपर्टी दे दी कस्तूरबा गांधी को, हाँ, और बोला गांधी तो देश आंदोलन पे जाएगा, तू क्या खाएगी, तेरे नाम पे एक प्रॉपर्टी कर दिया। समझ रहे हो ना कि नहीं। तो उस प्रॉपर्टी को जो कस्तूरबा गांधी को मिली बाल विवाह के चलते, माइनर चाइल्ड, कस्तूरबा गांधी क्या माइनर चाइल्ड, उस समय जो उसको प्रॉपर्टी मिली, उस केस में डीम्ड ऑनर वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। गुड। अरे सर कनेक्शन कहाँ से लेके आते हो। अगर भाई ये कॉपीराइट एंड पेटेंट है, कोई टीचर इसको कॉपीराइट पेटेंट यूज़ नहीं करेगा, ये मेरा एग्जांपल है, खुद का बनाया हुआ। ओके, मेरा नहीं, भगवान ने दिया, मेरे मुख से निकला, मेरा भी नहीं। इस दुनिया में मेरा कुछ नहीं, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। ठीक है, अगर कहीं एग्जाम्पल ये दूसरा सुनने के लिए मिला तो समझ लेना विनीत सर ने बनाया था, कोई दूसरा टीचर कॉपी मार रहा है। ठीक, ओके, लिखो ट्रांसफर टू अ माइनर चाइल्ड, माइनर मैरिड डॉटर, यहां पे लिख लेना गांधी जी एंड कस्तूरबा गांधी, तुम्हें एग्जाम्पल याद आ जाएगा। और ऊपर लिख लेना भाभी टू, एनिमल, तुम्हें वहां भी एग्जाम्पल याद आ जाएगा। सो एग्जाम्पल आते कहाँ से बेटा, मैं नहीं लाता, भगवान बोलता है तू बोल तो मैं बोल देता हूँ, बाकी अपन कुछ नहीं रहे उसके आगे। ओके, होल्डर ऑफ इम्पार्शियल स्टेट, एक ना कॉन्सेप्ट होता है, आइए मैं दिखवाता हूँ आपको, एज पर स्टडीमेट। ओके, होते तो बहुत सारे, मैं स्टडीमेट के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। होल्डर ऑफ इम्पार्शियल स्टेट, मतलब कोई संपत्ति थी, मान लो ताजमहल, ताजमहल में मान लो 10 कमरे, शाहजहां भाई साहब बना के गए मुमताज की याद में। अब उनके बच्चों ने मान लो 10 जगह जी मेरा कमरा मेरा कमरा मेरा कमरा, सब बोल रहे मैं मालिक मैं मालिक मालिक ना। इम्पार्शियल स्टेट में बेशक कोई मालिक अपने आप को दिखा रहा है, बट ही इज नॉट द मालिक। द रियल ऑनर ऑफ द इम्पार्शियल स्टेट यानी शाहजहां इज द ओनली मालिक, दैट्स इट। तुम बेशक उसके हिस्से कर लो, बेशक अपने अपने नाम लिखवा लो, बेशक बोर्ड लगा लो, लेकिन रियल मालिक शाहजहां साहब ही रहने वाले हैं ऑफ ताजमहल। ठीक है, लिखिएगा इसे, इट मीन्स अ प्रॉपर्टी विच इज नॉट अ लीगली डिविजिबल। सर उसके हिस्से हो ही नहीं सकते हैं, आप बस फालतू के हिस्से करके दिखा रहे हो गवर्नमेंट को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि 10 बच्चे हो गए, सबने 2.5 लाख 3 लाख रुपए अपना माफ करा ले। उसके लिए ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। इम्पार्शियल स्टेट में दादागिरी नहीं चलेगी। ओनली शाहजहां इज द लायबल फॉर टू पे द टैक्स। ओके, डिविजिबल, द मेन होल्डर यानी शाहजहां ऑफ इम्पार्शियल स्टेट यानी ताजमहल is treated as deemed honor। ठीक है, तो इसको ही हम डीम्ड ऑनर मानेंगे। ओके, इज डीम्ड ऑनर। अगला हमारे स्टडीमेट में दिया है मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, अगला लिखते हैं मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, स्टडीमेट के अकॉर्डिंग चलेगा। स्टडीमेट में 5 पॉइंट दिए, मैं वही 5 डिस्कस करूंगा। मुझे आते 8 हैं, लेकिन मैं 5 ही सिखाऊंगा क्योंकि स्टडीमेट में 5 दिए हुए हैं। ठीक,
मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसमें क्या हो ना, देखो कुछ लोग रहने के लिए ऐसे फ्लैट वगैरह सोसाइटी वगैरह बना लेते हैं, उसमें बहुत सारे हजार उसमें मेंबर हो गए, ठीक है, 1000 फ्लैट्स, 2000 फ्लैट सबको दे दिए गए। अगर रियल में देखा जाए तो बेशक फ्लैट का होल्डर मैं हूं, लेकिन अभी भी जो मालिक है वो लेट सपोज गोदरेज प्रॉपर्टी है, लेकिन लॉ कहता है इन द आइज ऑफ द इनकम टैक्स कि बेशक डॉक्यूमेंट में ओरिजिनल मालिक गोदरेज कंपनी है, लेकिन फ्लैट के मालिक विनीत मिश्रा सर को ही ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। इफ एनी पर्सन इज अ मेंबर और शेयर होल्डर of any cooperative society, then he is treated as deemed owner of house property of such society, okay, member of cooperative society, ठीक है। इफ एनी पर्सन इज अ मेंबर ऑफ शेयर होल्डर ऑफ एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी देन ही इज ट्रीटेड एज, मतलब जो फ्लैट का ऑनर है उसको माना जाएगा, ना तो सोसाइटी के मालिक यानी गोदरेज को नहीं माना जाएगा। स्टडी मेट में एक लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है, पर्सन हैविंग राइट ऑफ प्रॉपर्टी फॉर पीरियड नॉट लेस देन 12 ईयर्स, ठीक है, इसको भी लिख ही लेते हैं लास्ट। उसके बाद हम करेंगे रिवीजन, हमारी साइड से चैप्टर हो गया ओवर, कुछ क्वेश्चंस पेंडिंग है वो आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। इफ एनी हाउस प्रॉपर्टी is acquired under लॉन्ग टर्म लीज, आपने हाउस प्रॉपर्टी को ले लिया है लॉन्ग टर्म लीज पे, ठीक है, 12 ईयर्स और मोर, आपने 12 साल या उससे ज़्यादा के लिए ले लिया है, देन एक्वायर then acquirer is treated as deemed owner। तो जिसने उस प्रॉपर्टी को 12 ईयर से ज़्यादा के लिए लिया है लीज पे, वो बंदा उसका मालिक कहलाएगा, ओके। दिस इज ओवरऑल हाउस प्रॉपर्टी। आई होप आप लोग को मेरी डेडिकेशन दिख रही हो। 1 hour 42 मिनट्स हो चुके हैं, 60 मिनट्स प्लस 40 मिनट्स, ठीक है, एक मूवी खत्म हो जाती है इतने में। टीचर लगातार नॉन स्टॉप बोले जा रहा है, बस आपकी कृपा पाने के लिए, आपकी सेवा में, आपके अंदर बैठे हुए सभी भगवान जो इस वीडियो को देख के खुश हुए हैं, उन सबको मेरा प्रणाम। पता है हम ऊपर वाले भगवान को देखते हैं, लेकिन आप सबके अंदर भी भगवान है जो मुझे ब्लेसिंग दे रहे हैं कहीं ना कहीं, और मैं ऑटोमेटिक ग्रो होता जाऊँगा आप लोग की ब्लेसिंग से। अगर दिल में सच में लग रहा हो कि बंदा सच में डेडिकेटली मेहनत कर रहा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तो सब्सक्राइब करें, और मेरी गुरु दक्षिणा हाउस प्रॉपर्टी के एंड में एक थैंक यू बोल के कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए बाकी फ़ैन ऑफ कर लेता हूँ मैं, सेट कर लेते हैं रिवीजन चार्ट, क्या क्या आज हमने पढ़ा। आज हमने यहाँ से पढ़ा था, ठीक है, तो मैं 1 मिनट फ़ोन लेके आता हूँ, फ़ोन मैंने स्टूडियो के बाहर रखा है, फिर आके मैं रिवीजन करवा देता हूँ। चलो दोस्तों रिवीजन स्टार्ट करते हैं। और हाँ, नेक्स्ट चैप्टर मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है सैलरी स्टार्ट करने के लिए, इनकम फ्रॉम अंडर द हेड सैलरी। तो आप बता देना, मेरे हिसाब से अदर सोर्स भी स्टार्ट कर सकते हैं, कैपिटल गेन भी और सैलरी भी, आप जो बोलोगे वही मैं मानूंगा क्योंकि आप मेरे खुद हैं, ठीक है। चलिए रिवीजन स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाएगी इसके बाद हाउस प्रॉपर्टी की, और रिवीजन ऑडियो भी टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी शेयर्ड है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक सी ड्रीमर्स दी एवेंजर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और जो नेम है यही आप सर्च करोगे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अगर फिर भी नहीं मिल रहा तो मुझे व्हाट्सअप कर देना 9357199404 पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। ये है लास्ट पार्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। आज हमने वीडियो लेक्चर के अंदर तकरीबन 3 क्वेश्चन किए, आरटीपी, एमटीपी 1, एमटीपी 2,
सारे क्वेश्चंस देखे थे। अगर आपने पार्ट नहीं देखा तो प्लीज़ देख लेना, ये एग्ज़ाम का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। एग्जाम में क्वेश्चन डिक्टो हो सकते हैं, उठ के आ जाएं, तो प्लीज़ शॉर्टकट में मत भागिएगा। रिवीजन ऑडियो लास्ट मोमेंट के लिए है, रिवीजन टेस्ट के लिए, एग्जाम से पहले के लिए है। शॉर्टकट मत करिएगा कि बस रिवीजन ऑडियो सुन लिए, बाकी तो मैं खुद से कर लूँगा। प्लीज़, मेहनत का कभी कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, मेहनत का कभी भी कोई शॉर्टकट नहीं होता। रिजल्ट 100% चाहिए, मेहनत 100% कीजिएगा। फ्री प्लेलिस्ट यूट्यूब पे अपलोडेड है एंड ऑलरेडी 5 पार्ट अपलोड हो गए हैं, 4 पार्ट्स में पूरा हॉस्पिटलिटी अपलोडेड है। नेक्स्ट चैप्टर वी आर स्टार्टिंग। चलिए रिवीजन स्टार्ट करते हैं। आज हमने स्टार्ट किया था को ऑन प्रॉपर्टी से। मान लीजिए एक प्रॉपर्टी के 2 ऑनर है, हनुमान जी, राम जी, सीता जी, मान लो 3 ऑनर है। तो सर अगर ये प्रॉपर्टी लेट आउट है, डीम टू बी लेट आउट है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 24B के अंदर आप इंटरेस्ट ले लो, 24B के अंदर नो लिमिट। मान लीजिए ये प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो राम जी, हनुमान जी, सीता जी, तो तीनों को ही 30,000 एंड 2 lakhs की जो है अलाउंस मिल जाएगी। जितने ऑनर होंगे, मतलब ऐसा नहीं कि 30,000 है तो 15,000 राम को, 15,000 हनुमान को और माँ सीता को 15,000, ऐसा नहीं। 30,000 है तो सबको 30,000, 2 लाख है तो सबको 2 लाख, ऐसा मिलेगा। ओके, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने आप लोग को लिखवाए थे। मैंने लिखवाया था कि मान लो कोई बंदा प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करता है, वो बनाता है स्टॉक इन ट्रेड पे, फिर वो बेचता है। तो अगर कोई बंदा स्टॉक एंड ट्रेड पे रख रहा है तो 2 ईयर तक हम उसकी एनुअल वैल्यू निल मानेंगे, लेकिन 2 ईयर तक के बाद भी अगर वो होल्ड कर रहा है तब उसको डीम टू बी लेट आउट मान लिया जाएगा। फिर 115 BAC का हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा था, जो कि RTP क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ May 24 से हमने पिक किया था। हमने यहाँ पे सीखा था कि भैया 30,000 एंड 2 लाख जो हम सेल्फ ऑक्यूपाइड केस में दे रहे हैं, नॉर्मल केस में, अगर किसी बंदे ने स्पेशल केस लिया है या फिर न्यू टैक्स रिजिम ली है 115 BAC वाली, तो उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड केस के अंदर 30,000 2 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर हमने एक बात की थी कि मान लीजिए किसी बंदे ने प्रॉपर्टी को इंस्टॉलमेंट पे लिया, तो इंस्टॉलमेंट पे लिया तो जो पार्ट अभी तक पे नहीं हुआ है उसको हम लोन मानेंगे, और जो पार्ट पे नहीं हुआ उस पर जो इंटरेस्ट दिया जा रहा है उसको हम 24B के अंदर क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद हमने कहा कि जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के अंदर हम 30,000 या 2 लाख का क्लेम करते हैं, वो सिर्फ इंडिविजुअल या HUF क्लेम कर सकते हैं, अदर पर्सन नहीं, जैसे AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स, ये लोग क्लेम नहीं करेंगे, कंपनी क्लेम नहीं कर सकते। फिर MTP 1 में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3B ऑफ May 24 MTP 1, उसमें एक पॉइंट था, उस पॉइंट को हमने यहाँ पे लिखा है कि म्युनिसिपल टैक्सेस पेड टू अ फॉरेन म्युनिसिपैलिटी इज ऑल्सो अलाउड एज डिडक्शन। ओके, फिर एक लास्ट पार्ट हमने पढ़ा था, लास्ट इंपॉर्टेंट नोट, कि इंटरेस्ट फॉर द ईयर ऑन विच प्रॉपर्टी एक्वायर्ड और कंस्ट्रक्टेड। मान लो तुम्हारी प्रॉपर्टी तुमने खरीदी 1 दिसंबर को, तुमने अपनी प्रॉपर्टी खरीदी वैलेंटाइन डे पे, या फिर अपनी वाइफ या फिर अपनी स्पाउस के डे पे, तो आप उस ईयर में डे काउंट नहीं करेंगे, आप फुल इंटरेस्ट का डिडक्शन ले सकते हैं। ठीक है सर। इसके बाद हम आए कंपोजिट रेंट के पॉइंट पे। हमने कहा कि कई बार प्रॉपर्टी को डायरेक्ट प्रॉपर्टी पे लेट आउट नहीं किया जा सकता, उसके साथ AC, फ्रिज, फैसिलिटीज़, सिक्योरिटी गार्ड्स, लिफ्ट, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी देने पड़ते हैं। तो अगर एग्रीमेंट सेपरेबल है तो हाउस प्रॉपर्टी चला जाएगा हाउस प्रॉपर्टी में, और जो अदर एसेट का है वो PGBP अदर सोर्स में चला जाएगा। अगर सेपरेबल नहीं है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स या PGBP में ही जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। इसमें एक केस और आता है कि सर हमारी प्रॉपर्टी तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम उसको डायरेक्ट उठा के दे दें। मान लो हमारे घर पे कोई आया शिमला पे हनीमून मनाने, हनीमून या फिर रोमांस करने ही जाते, वहाँ पे फेमस ही उसलिए कर रखा है इंडिया वालों ने उसको कि भैया चलो हनीमून मनाने शिमला जाएंगे क्या। अब कोई अपने घर से बेड या फिर AC या फिर कूलर थोड़ा ना लेके आएगा, फैन थोड़ा ना लेके आएगा, बल्ब थोड़ा ना लेके आएगा, तो होटल वालों को ये सर्विस देनी पड़ती है, कंपलसरी है। तो भैया इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में नहीं आएगी, PGBP और अदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स और PGBP के अंदर ये ट्रीट होता है। ठीक है, ओके 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 ओके। इसके बाद हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, मोर देन 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। मैंने आपको सिंपल सी बात कही कि भैया तुम मुझे पास होने के बाद 700 रुपये वाली काजू कतली खिलाओगे, 1000 रुपये वाली, या 200 रुपये के लड्डू। तुमने कहा सर बूंदी के लड्डू खिलाएंगे जो हनुमान जी को चढ़ाते हैं, क्योंकि आप हनुमान जी के भक्त हो। मैंने कहा 600 रुपये महंगा खर्च कर लो। आपने कहा नहीं। आप मंदिर में गए, मैंने कहा भैया 500 रुपये नोट दोगे, 10 का, 50 का या 100 का, तो सबसे कम वाला और सबसे गरीबों वाला नोट ही तुम देते हो हमेशा। तो वहाँ से गवर्नमेंट को पता चला कि मान लो तुम्हारे पास 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो उनका ऑप्शन 1 है कि कोई भी तुम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर लो, जिसपे तुम्हें सबसे कम टैक्स बन रहा हो ना, वो तुम हमें वो दे देना। गवर्नमेंट ने तुम्हें ये चांस दे रखा है। ठीक है, बाकी इसके बारे में वीडियो में देखना, मैंने अच्छे से समझाया। लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर, सेक्शन 27 डीम्ड ऑनर। ये कह रहा है कि भैया ने भाभी को घर गिफ्ट कर दिया। क्यों कर दिया जी? उन्हें अपना टैक्स बचाना है, और या तो विदाउट कंसिडरेशन है या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है। तो इस केस में
भाभी को ऑनर ना मान के भैया को ही डीम्ड ऑनर माना जाएगा और उनको ही टैक्स लायबिलिटी देनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन भाभी टू वाला कॉन्सेप्ट आ गया, जैसे एनिमल मूवी में था भाभी टू वाला, हाँ मैंने एग्जांपल भी दिया था क्लास के अंदर। तो अगर भाभी टू वाला कॉन्सेप्ट आ गया और भैया और भाभी अलग अलग रह रहे हैं अब, तो इस कनेक्शन में लिव अगर पार्ट है, लिव अपार्ट है, दोनों अलग अलग रह रहे हैं, तो अगर भाभी को दिया तो भाभी ही टैक्स भरेंगे, तब भैया पे इल्जाम नहीं आएगा। ठीक है, ट्रांसफर टू अ माइनर चाइल्ड। अब यहाँ पे क्या होगा, बच्चा बच्चे हो गए, अब भैया ने क्या किया, बच्चों के नाम कर दिया। बच्चा लॉलीपॉप खाने वाला, उसको तो अभी समझ नहीं है, ना वो पैसे कमाता है ना वो घर खरीद सकता है, आपने उसके नाम क्यों कर दिया, क्योंकि आपको टैक्स बचाना था। इन एडुकेट कंसिडरेशन है, विदाउट कंसिडरेशन है, तो इस केस में भैया को ही मालिक माना जाएगा। उसके बाद आ गया सर, एज पर द स्टडी मेट होल्डर ऑफ इम्पार्शियल स्टेट। एक ऐसा स्टेट है, लेट सपोज मैंने एग्जांपल दिया शाहजहां वाला, शाहजहां के पास ताजमहल है, उसके बच्चों ने अलग अलग 10 कमरे बना लीजिए, हमारा है हमारा है हमारा है, तो नहीं भैया, तुम टैक्स का बेनिफिट ना तो ले पाओगे ना तो ले सकते हो, क्योंकि इम्पार्शियल है, लीगली इसकी डिविजिबल है ही नहीं, ये अल्टीमेट एक ही यूनिट है, और शाहजहां भाई साहब को ही डीम्ड ऑनर माना जाएगा। डीम्ड ऑफ कोऑपरेटिव मेंबर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, यहाँ पे मान लो एक गोदरेज है, गोदरेज ने 2000 फ्लैट बना के सबको दे दिया, प्रॉपर्टी पे अभी भी ऑनर गोदरेज ही है, लेकिन फ्लैट के ऑनर को यहाँ पे डीम्ड ऑनर माना जाएगा। एंड द लास्ट पॉइंट, अगर कोई लीज हो रही है 12 ईयर और मोर की, तो इस बंदे ने, जिस बंदे ने ये प्रॉपर्टी एक्वायर की है 12 ईयर और मोर, उसको इस केस में ऑनर माना जाएगा। अगर आपको लग रहा हो मैं आपके लिए शिद्दत से मेहनत कर रहा हूँ, तो एक थैंक्स बनता है यार, कभी भी ज़िंदगी में एग्जाम से पहले, रिजल्ट से पहले बोल देना, मुझे भी दुआएं मिलेगी, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। अपना ख्याल रखिएगा, ढंग से पढ़ेगा, और हाँ, सिर्फ दिखावे के लिए और शॉर्टकट में मत पड़ेगा, शिद्दत से पड़ेगा, इस बार पेरेंट्स को प्राउड कराना है। मैं आपका दोस्त विनीत मिश्रा, आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका भाई, हमेशा आपके साथ हूँ, आपकी दुआओं में हमेशा शामिल रहूँगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। मित्रों, इसी के साथ चैप्टर समाप्त हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होना चाहिए कमेंट बॉक्स में जाके धगाधग बताइए, और गुरु दक्षिणा के तौर पे एक थैंक यू जरूर देके जाइए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, चैप्टर मेरे साथ कंप्लीट करने के लिए, अपना डेडिकेशन एंड पैसेंस बनाए रखने के लिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।